नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, कर्नाटक में इस बार किसकी बनेगी सरकार? इस वक्त देश की राजनीति में यह सबसे अहम सवाल बन चुका है। चुनावी प्रचार थम चुका है और अब जनता की बारी है कि वो अपनी पसंद के अनुसार वोट करे। और कल मतदान है, वोटिंग है। आप जानते हैं कि कर्नाटक में कल वोटिंग है और सभी राजनीतिक दल धुकधुकी लगाए हुए इसी इंतजार में हैं कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है या नहीं। बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी ने तो जनता का समर्थन हासिल करने के लिए सारे पैतरे आजमा लिए। कांग्रेस को कोसना, बजरंगबली की जय बोलना, आतंकवाद का जिक्र करना और द केरला स्टोरी फिल्म की बात करना, ऐसा कोई भी दांव नहीं है जो मोदी जी ने न चला हो। जनसभाओं के अलावा उन्होंने रोड शो किए, अपने ऊपर फूलों की बौछारें करवाईं ताकि पूरा माहौल मोदीमय हो जाए और कर्नाटक की जनता बीजेपी को मोदी जी के नाम पर वोट दे दे। लेकिन इतनी मेहनत के बाद जीत मिलेगी या नहीं, ये डर शायद बीजेपी को है और इसीलिए वोटिंग के एक दिन पहले एक आखिरी दांव मोदी जी ने चला। कर्नाटक के लोगों के नाम खुला खत लिख करके और वीडियो जारी करके मोदी जी ने आखिरी दांव खेला है। ये जो आप चिट्ठी देख रहे हैं, आश्चर्यजनक बात इसमें एक और है कि इसमें नीचे 4 नेताओं के फोटो लगे हुए हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, जिसमें जेपी नड्डा साहब हैं, जिसमें आपको येदियुरप्पा साहब दिखाई दे रहे हैं, ये 4 फोटो और मोदी जी सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जितने भी प्रचार सामग्री तैयार हुई, जितने भी प्रचार अखबारों में हम लोगों ने देखे, जब हम कर्नाटक की यात्रा पर थे तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ मोदी जी नज़र आ रहे थे। और हम लोगों ने इस बात को कई बार मेंशन किया था, शायद हमारी बात सुन ली गई हो। और इस बारे में प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में और वो बताएंगे कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो भी जारी किया। जरा उस वीडियो को सुन लेते हैं। वीडियो में अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा अंश सुना देता हूँ। हालांकि ये सही है, गलत है, क्या है, ये तो चुनाव आयोग जाने। लेकिन वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमें जीत दीजिए, जितवाइए। सुनिए जरा मोदी जी को। कर्नाटक दा नन्ना सहोदर सहोदरियरे नमस्कार। आपने मुझे हमेशा जो स्नेह, जो प्रेम दिया है, वो मेरे लिए ईश्वर के आशीर्वाद की तरह ही है। कर्नाटका के लोगों का आह्वान ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकारा अब भी मेरे कानों में गूंज रहा है। आजादी के अमृत काल में तो बहुत कुछ इमोशनल कार्ड यहाँ पर। चुनाव प्रचार की मियाद खत्म होने के बाद इस तरह का वीडियो जारी करना, खत लिखना, आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है, पहले भी कह चुका हूँ, ये चुनाव आयोग को तय करना है। लेकिन मोदी जी के खत और वीडियो को देखकर यह समझा जा सकता है कि वो इस बार अपनी जीत को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं, सशंकित हैं। आप याद कीजिए कि हिमाचल प्रदेश चुनाव में भी बीजेपी की रैलियां फ्लॉप हो रही थीं, अंदरूनी बगावत भी छिड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करने पड़ रहे थे अपने ही बगावती बागी नेताओं को, लेकिन तब भी मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को चिट्ठी नहीं लिखी। 2014 के बाद से सारे चुनाव मोदी जी के नाम पर ही बीजेपी ने लड़े कभी, लेकिन उन्होंने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखी, न ही ऐसे वीडियो जारी किए। लेकिन कर्नाटक के लोगों को खत लिखकर, वीडियो जारी करके मोदी जी कह रहे हैं कि आपने हमेशा मुझे प्यार दिया और स्नेह दिया, ये मेरे लिए एक दैवीय आशीर्वाद जैसा लगता है। कर्नाटक से कोई पुराना नाता मोदी जी नहीं जोड़ पाए तो चिट्ठी के जरिए रिश्ता बनाने और वीडियो के जरिए अपना संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यही है दोस्तों कि जनता इस रिश्ते को स्वीकार करती है या नहीं, क्योंकि अलग अलग ओपिनियन पोल्स जो इशारे कर रहे हैं वो बीजेपी के लिए सुखद नहीं है। आपको बता दूं कि 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 80 और जेडीएस को, जनता दल सेकुलर को 37 सीटें और अन्य के खाते यानी अदर्स के खाते में 3 सीटें गई थी।
लेकिन अभी जो ओपिनियन पोल्स आए हैं इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, उसमें इंडिया टीवी और CNX ओपिनियन पोल्स में 224 सीटों में से कांग्रेस को 105 सीटें मिलती हुई दिखाया जा रहा है, और जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी को, भाजपा को 85 सीटों पर ही जीत हासिल होते हुए बताया जा रहा है। वहीं जेडीएस के खाते में 32 सीटें आ सकती हैं और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। ये इंडिया टीवी का है। लेकिन इसके अलावा ABP सी वोटर ओपिनियन पोल, ABP का और सी वोटर के साथ में, उसके मुताबिक कांग्रेस को 107 से 119 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 73 से 85 सीटें और जेडीएस को 23 से 35 सीटें ये मिलने की संभावना है। इंडिया टुडे का भी, उधर ABP न्यूज और इधर इंडिया टुडे का भी सी वोटर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होगा, उनका सर्वे है और उसमें कांग्रेस की बहुमत का अनुमान इंडिया टुडे भी लगा रहा है, और जबकि बीजेपी को वही 74 से 86 सीटों पर ही जीत दिखा रहा है। कन्नड़ आउटलेट है इडीना, उसने अपना सर्वे किया है ओपिनियन पोल, और उसमें यह दावा है कि कांग्रेस को 132 से 140 सीटें मिलेंगी। इन ओपिनियन पोल्स से बीजेपी को निराशा हो सकती है, लेकिन जी न्यूज मैट्रीज का एक सर्वे आया है जो बीजेपी का उत्साह बढ़ा सकता है, जिसके मुताबिक बीजेपी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 103 से 118 सीटें मिल रही हैं। जी न्यूज के सर्वे के हिसाब, जी न्यूज मैट्रीज के अनुसार बीजेपी को 103 से 118 सीट मिल सकती है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस को 82 से 97 सीट मिलने की उम्मीद है, और जनता दल सेकुलर को 28 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ओपिनियन पोल्स केवल अनुमान होते हैं दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं, जो जनता से चर्चा करके लगाए जाते हैं, बताए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इनके आधार पर जीत या हार का पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता। असली फैसला तो जनता को करना है, जो वो कल मतपेटियों में बंद कर ही देगी। और उससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान जो बातें हो रही थी उसको एक बार रिकैप करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अचानक उनका पदार्पण तो पहले से हो रहा था। चुनाव की घोषणा से पहले 7 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक जा चुके थे, और चुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने 7 ट्रिप और किए हैं, यानी 7 बार वो और गए हैं। और जो बाद में गए उसमें हमेशा प्रधानमंत्री जी मुद्दों को खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने एक मुद्दा दिया। पहला मुद्दा था सांप वाला, जहर वाला, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गालियां गिनने लगे। आइए जरा रिकैप कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गालियों पर क्या कुछ कह रहे थे। आज अब आखिरी दिन है, कल मतदान है, और 13 तारीख को यानी 13 मई को आप सबके सामने रिजल्ट होगा। लेकिन उससे पहले ज़रा गालियों पर क्या कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका गांधी ने भी कुछ कहा, वो भी सुनेंगे। राहुल गांधी ने भी कुछ कहा, वो भी सुनेंगे। सुनिए पहले प्रधानमंत्री जी को। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। तो ये यहाँ से शुरुआत हुई गालियों के गिनने की, और गिनती को 100 तक पहुंचाने की कोशिश, यानी शतक तक पहुंचाने की कोशिश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही करते हुए अपने भाषणों में नजर आए। और इसके बाद क्या कुछ हुआ, द केरला स्टोरी तक का मामला जो है वो आकर के रुका। और इस बीच हनुमान चालीसा का पाठ भी आज
करते हुए बीएचपी के लोग, बीजेपी के लोग नजर आए। आज मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे खूब चला। आज दिन भर कर्नाटक में मंदिर मंदिर और जहां मौका मिले बीजेपी के लोग वहां हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आए। भक्ति भाव में रमे हुए और हनुमान जी के भक्त नजर आए आज खासकर बीजेपी के लोग। लेकिन जब गालियों का दौर चल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गालियों की बात कर रहे थे तो प्रियंका गांधी कूदी मैदान में और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायदे से समझाने की कोशिश की। सुनिए जरा प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही थी। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना है। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये प्रियंका गांधी, घबराइए मत मोदी जी, ये सार्वजनिक जीवन है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है, और तमाम बातें यहां करती हुई प्रियंका गांधी नजर आई थी। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी लगातार इनसे पहले, प्रियंका गांधी से पहले कर्नाटक के मैदान में उस जमाने से, उस दौर से जब वो पैदल यात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा के दौरान ही इन्होंने, राहुल गांधी ने चुनाव का प्रचार करना शुरू कर दिया था। शायद ऐसा कहें तो यहाँ कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि 40% कमीशन की सरकार, पेसीएम और ऐसे तमाम मसले, जहाँ भ्रष्टाचार, महंगाई, इन तमाम बातों की पोल खोलते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। राहुल गांधी का भी एक वीडियो देख लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा। आप कर्नाटक के चुनाव में आते हो, कर्नाटक की बात नहीं करते हो, अपनी बात करते हो। आपको यह बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक में क्या करवाया। आपको यह भी कहना चाहिए कि अगले 5 सालों में आप क्या करने वाले हो। कर्नाटक के युवाओं के लिए क्या करोगे, शिक्षा के लिए क्या करोगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करोगे, यह आपको अपने भाषण में बोलना चाहिए। यह चुनाव आपके बारे में नहीं है, यह चुनाव कर्नाटक के जनता और कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। अगले भाषण में आप ये बताइए कर्नाटक की जनता को कि पिछले 3 सालों में आपने कौन सी चीजें की और अगले 5 सालों में आप क्या करने जा रहे हो। और दूसरी बात, जैसे हम यहां आते हैं, हम भाषण देते हैं, हम अपनी नेताओं के बारे में बात करते हैं। सिद्धरमैया जी ने क्या किया, डीके शिव कुमार जी क्या करते हैं, हम सब नेताओं के नाम लेते हैं। आप आते हो, आप अपने चीफ मिनिस्टर का नाम तक नहीं लेते हो, आप येदियुरप्पा जी का नाम तक नहीं लेते हो। आपके भाषण सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बारे में होते हैं। 1-2 बार आप येदियुरप्पा जी का भी नाम ले लीजिए, बोम्मई जी का भी नाम ले लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। तो यहां आपसे मतलब नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री को सीधा यहां राहुल गांधी
संबोधित कर रहे थे और क्या आप कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये राहुल गांधी बता रहे थे। ये चुनाव का दौर, चुनाव प्रचार का दौर जो है कल खत्म हो चुका है, लेकिन उसके अलावा इसी दौर में ओपिनियन पोल्स भी आते रहे, जिसका जिक्र हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, और साथ साथ तमाम गतिविधियां चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को रिझाने, लुभाने और अपनी ओर करने की कोशिश, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। तो ओपिनियन पोल से लेकर के चुनाव प्रचार तक, और उसके बाद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो राइट साइड में स्क्रीन पर, ये तस्वीर आप लोग देख चुके हैं, ये विजुअल आप देख चुके हैं। विजुअल है डिलीवरी बॉयज़ के साथ में राहुल गांधी बात करते हुए, उनके साथ खाना खाते हुए, नाश्ता करते हुए, जो भी कह लें, कॉफ़ी पीते हुए, चाय पीते हुए। और उसके बाद एक तस्वीर कल और आई थी जिसमें महिलाओं के साथ बस में बैठ करके राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, और डिलीवरी बॉयज़ में से किसी एक के साथ बैठकर स्कूटी की सवारी भी राहुल गांधी ने की थी। तो ये सारी चीज़ों के बाद आज जो तस्वीरें आई हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लोग कई जगह हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए और नेशनल चैनल्स पर द केरला स्टोरी पर डिबेट करते हुए आज आप कई जगह सुन सकते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि खेल किधर ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? चलिए चर्चा करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं, और चर्चा में यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ओपिनियन पोल देखकर बीजेपी के हौसले पस्त हो रहे हैं? आखिर मोदी जी को कर्नाटक की जनता को चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इतने दिनों का उनका प्रचार बेअसर रहा, जो आखिरी वक्त में तरकश के बचे हुए तीर भी वो छोड़ रहे हैं? और आखिर क्या है कर्नाटक की जनता का मूड? आइए इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि कौन जीत रहा है कर्नाटक। चलिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त हमारे साथ देखिए 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, और अपने गांव से जुड़े हुए हैं धनंजय कुमार जी। इनका वीडियो थोड़ा डाउन होगा लेकिन आवाज़ बुलंद है। तो धनंजय जी आपका स्वागत, और आप तमाम साथियों का। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमरिंदर उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका भी इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और कल आज की रात कयामत की रात कर्नाटक के लिए, कहते ऐसे ही हैं डायलॉग में, लेकिन सारे दांव पेच तो वहाँ चल ही रहे हैं कर्नाटक में। और उससे पहले हम ये समझने की कोशिश, चूँकि घूम के भी आए हैं, समझने की कोशिश कि आखिर कौन जीत रहा है कर्नाटक। उससे पहले पोल्स जो आए हैं वो पोल्स क्या कुछ कहते हैं। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी के पास सबसे पहले। प्रशांत जी, पोल्स से लेकर चुनाव प्रचार तक और आखिरी बाजी हमारे हाथ में लगे यहां तक, जो हम बीजेपी और कांग्रेस, एक तस्वीर और आई है, बहुत खतरनाक तस्वीर है, अच्छी नहीं है। मुंबई साहब को कोई थप्पड़ मार रहा है या कुछ ऐसा है, ये तस्वीर भी आज सोशल मीडिया पे चल रही है, जो सीएम है। कितना सही है कितना गलत है इसका दावा मैं नहीं कर सकता, डीबी लाइव इसका दावा नहीं कर सकता, और न ही इसीलिए उस विजुअल को दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। लेकिन ये तस्वीर भी आई है किसी गांव में, किसी गांव से, कर्नाटक के गांव से। तो आखिर चल क्या रहा है कर्नाटक में, और अगर चल क्या रहा है कर्नाटक में ये समझेंगे, इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, तो फिर आखिर में ये पता चल जाएगा कि आखिर जीत कौन रहा है कर्नाटक। प्रशांत टंडन जी, राजीव जी, कर्नाटक की जनता को अपने भविष्य का फैसला करना है कल, जब वो पोलिंग स्टेशन में जाएंगे और बटन दबाएंगे मशीन का, और उनको फैसला 2 चीज़ों के मद्देनजर करना है कि क्या उनको भाषण चाहिए लच्छेदार, और उसके बाद वहाँ भी कोई अडानी नुमा लोग जाएं और वहाँ के बिजनेस को चलाएं, वहाँ के सरकारी उपक्रम जो हैं बेचे जाएं, नंदिनी अमूल बन जाए, और या फिर वहाँ की जनता को रोजी रोजगार, महंगाई, ये तमाम मुद्दों पर अपना वोट देना है कल। और ये फैसला तो अब मतदाता का है कि वो कल कैसे वो मतदान करता है। जो कर्नाटक में हम लोगों ने इतने दिनों तक चर्चा की, हम लोग गए भी वहाँ पे, और हम सभी लोग थे, सुनील जी तो पहले भी कर्नाटक कई बार जा चुके हैं, तो
जो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है। मोदी जी का स्टेक्स बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, क्योंकि कर्नाटक, हम लोग रिकैप कर लें थोड़ा सा अगर, कि कर्नाटक वो जगह है जहाँ पे 21 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा रही। कर्नाटक वो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नफरत गई, हिजाब को लेकर लड़कियों को परेशान किया गया। कर्नाटक वो जगह है जहाँ पे जो है वो मीट बेचने वालों के खिलाफ बिल लाने की भी कोशिश की गई, और बाद में येदियुरप्पा और बोम्मई साहब ये भी कहते नजर आए कि हम ऐसा नहीं करेंगे और हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों की हम आलोचना नहीं करते वगैरह। उन्होंने मुस्लिम अपीसमेंट का जो आरोप लगाते हैं वो ये दोनों नेता करते नजर आए। तो इससे बहुत साफ है कि मतदाता का जो रुझान है वो किस तरफ है। जो सर्वे आपने राजीव जी दिखाए हैं, उन सर्वेज में एक सर्वे जो कि हम लोगों ने भी उसको शेयर किया था, एडिना का, तो एडिना के सर्वे को हम लोगों ने ज़रा डिटेल में पढ़ा, तो उसमें जो लिंगायत या वोकालिग या दूसरी दलित जातियां या बैकवर्ड्स का एक मूवमेंट है कांग्रेस की तरफ। लेकिन बाकी जो सर्वे हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि 15%, 16% लिंगायत ही कांग्रेस को वोट देंगे। पिछले 5-6 दिनों में और खासकर जगदीश शेट्टार के पार्टी बदलने के बाद से वहाँ माहौल बदला है। तो ये जो सर्वे हम देख रहे हैं ये सब उस दौरान के पहले के सर्वे हैं। अब क्या हुआ है कि लिंगायत समूह का, लिंगायत समाज का एक धड़ा वीर शैव लिंगायत अपील कर चुका है, पंचमशाली लिंगायत के कैंडिडेट हैं। इसलिए आप देखिए कि रिजल्ट क्या आता है। लेकिन ये जो ट्रेंड है वो ट्रेंड मुझे लगता है कि सर्वे को एस्टैब्लिश करेंगे। कल मतदाता जैसे वोट करेगा वो तो मतदाता का हम लोग 13 तारीख को देखेंगे, लेकिन जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो ट्रेंड उस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। जो वहाँ दूसरी जो राजीव जी घबराहट है बीजेपी को लेकर, और जो बहुत ज़्यादा चर्चा में चीज़ें हैं जो दिल्ली के और नोएडा के मीडिया हाउस तक नहीं आ रही हैं, वो कांग्रेस की जो गारंटी है 5, ये गारंटी वहाँ पे काफ़ी नीचे तक चली गई है, और उसका मुकाबला एक सांप्रदायिक अपील से, सांप्रदायिक तरीकों से, या मुझे गालियां दी या विक्टिम कार्ड खेल के मोदी साहब कर रहे हैं। अब क्या वो जो गारंटी है कांग्रेस की, जो बहुत लंबा चौड़ा उनका मैनिफेस्टो है बहुत सारा, उसको जो राहुल गांधी जिस बस में बैठे हुए हैं वहाँ उन्होंने बस में महिलाओं के टिकट की भी घोषणा की है, जो कि उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा है। बिजली है, किसान है, सहकारिता के हैं, बहुत सारे। तो ये सारे मुद्दों के सामने क्या ये सांप्रदायिक कार्ड चलेगा? क्या ये सारे वादे या गारंटी एक तरफ हो जाएंगे और सांप्रदायिकता का कार्ड वहाँ चल जाएगा और बीजेपी की सरकार बना देंगे मतदाता? ये मतदाता को तय करना है। एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि जो क्या चीज लेकर कांग्रेस वहां जा रही है, आम मीडिया में वो बहुत सारी कवरेज नहीं हो पाती है। परसों हम लोगों ने देखा था कि राहुल गांधी डिलीवरी बॉयज से मिल रहे हैं। मैं 1 मिनट में राजीव जी बता दूं कि डिलीवरी बॉयज ये कौन है। जो हमारे घरों में घंटी बजती है और जोमेटो या फ्लिपकार्ट या अमेजन, मैं कंपनियों के नाम ले रहा हूँ, लेकिन इन्हीं के लोग आते हैं। कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी का आता है, कोई तो ये है, बहुत बड़ी संख्या है। ये देश में 80 लाख लोग हैं ये इस रोजगार में। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो
जिनकी नौकरियां गई हैं और यहाँ से वो उनकी लाइवलीहुड चल रही है। राजस्थान, राजीव जी, पहला प्रदेश है भारत का जहाँ पे इस गिग इकॉनमी, इसको गिग इकॉनमी या गिग वर्कर्स कहते हैं, GIG गिग, तो इन गिग इकॉनमी को लेकर और गिग वर्कर्स को लेकर पहला राज्य है राजस्थान जहाँ कानून बन रहा है। उनका ड्राफ्ट आ गया है, गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनेगा। बड़ी कंपनियां बहुत विरोध भी कर रही हैं इसका, क्योंकि उस वेलफेयर बोर्ड में जो वेलफेयर के लिए खर्चा होगा तो इन बड़ी जो ई कॉमर्स की कंपनियां, उनसे एक सेस का प्रावधान भी है और वो देना नहीं चाहती हैं, अलग बात है। लेकिन ये गिग इकॉनमी फ्यूचर की इकॉनमी है, बहुत बड़ा रोजगार आगे आने वाले समय में इसी तरीके के लोगों का होगा। बहुत कम पैसे में ये लोग काम करते हैं, बहुत कम कमीशन में काम करते हैं, सब लोग एम्प्लॉयड नहीं है। तो राहुल गांधी जब वहाँ पे गए और कर्नाटक क्योंकि ई कॉमर्स के हब के साथ साथ वो IT का हब भी है, तो गिग इकॉनमी का प्रॉमिस और गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की प्रॉमिस एक बड़ी प्रॉमिस है। इसलिए राहुल गांधी उनसे मिल रहे थे और फीडबैक ले रहे थे। तब कर्नाटक की जनता को ये तय करना है कि उसको गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड चाहिए, उसको नंदिनी को प्रोटेक्शन चाहिए, उसको तमाम नौकरियां या महंगाई से मार से निजात चाहिए, या उसको ये नारे चाहिए जो भी नारे चल रहे हैं वहाँ पे। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गिग इकोनॉमी से लेकर अगर देखें तो फिर कांग्रेस के अपने काम और बीजेपी का प्रचार, और चूंकि सरकार वहाँ बीजेपी की है तो बीजेपी को अपने काम पर चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हुए नजर आए। एक अकेला सब पर भारी, ऐसे भी कह चुके हैं संसद के अंदर, संसद भवन के अंदर कह चुके हैं। तो वो वहाँ हम भी देखने गए थे और देख करके आए हैं। आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, ऐसे देखा जाए तो वीर शैव लिंगायत इन्होंने खुला खत लिख करके अपने लोगों को कह दिया कि कांग्रेस को हमें समर्थन करना है। लिंगायतों का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो और फिर वो का लिगा है ही, और उसके अलावा अल्पसंख्यक बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां कर्नाटक का, जहां अल्पसंख्यकों की संख्या अच्छी खासी है, तादाद वोटर्स की तादाद बहुत अच्छी खासी है। और पिछले उपचुनाव में हमने देखा, खासकर सागरडीही उपचुनाव जो वेस्ट बंगाल में हुआ था, और एक उपचुनाव हम लोगों ने पुणे में देखा था। अभी इससे पहले वाले उसमें जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए थे उस समय की बात बता रहा हूँ। और वहाँ अल्पसंख्यकों का एक होना, मुस्लिम वोटर्स का एक होना खासकर अगर देखें तो वो ज़बरदस्त इजाफा कर गया कांग्रेस में, और कांग्रेस की जीत हुई। अगर ऐसा यहाँ होता है, यानी कि कर्नाटक में ऐसा हो जाता है जहां अल्पसंख्यक बटे रहे अभी तक के वोट में, जहां कांग्रेस, जेडीएस और बीजेपी के बीच भी अल्पसंख्यकों के वोट बट गए, ज़्यादा हिस्सा गया हो इससे पहले कांग्रेस के बीच में, लेकिन जेडीएस और बीजेपी के बीच भी जाता रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये मोबिलाइज हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं पूरे के पूरे अल्पसंख्यक एक पार्टी की तरफ, तब परिस्थितियां क्या होंगी? तब जो आप 175 कल कह रहे थे वो तो बिल्कुल छप्पर फाड़ के होगा, ऐसा मान लिया जाए। और क्या इसी आधार पे आप कह रहे हैं, या कुछ और भी आधार है? कल से आज तक में कुछ और परिवर्तन आया है? जरा स्वामी जी। नहीं राजीव जी, मैं दूसरे आधार पे ये कह रहा था कि 175 सीट आएंगी, और आप आश्चर्यचकित होंगे, पैनलिस्ट भी आश्चर्यचकित होंगे। मेरा ये मानना है कि बीजेपी सनातन धर्म विरोधी पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है। देखिए, जिनको भी थोड़ा भी सनातन धर्म का ज्ञान है, हनुमान जी को कहा जाता है संकट मोचक। वो संकट जब होता है तब हम लोग हनुमान जी को याद करते हैं। जब हम किसी शुभ कार्य की तरफ बढ़ते हैं तब हम याद करते हैं श्री गणेश को, और श्री गणेश को याद करते हैं कि जो हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए। और जब हम समस्या में पड़ते हैं, जब हम परेशानी में पड़ते हैं, तो हम बजरंगबली को याद करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो उनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो बिल्कुल सनातन धर्म के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि पोलराइजेशन जो होगा वो अल्पसंख्यकों में होगा।
जिनको भी सनातन धर्म का थोड़ा सा भी ज्ञान है, मुझे ऐसा लगता है उनका पोलराइजेशन राहुल गांधी की तरफ होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू कौन होता है? हिंदू वो होता है जो प्यार मोहब्बत की बात करता है, जो स्वामी विवेकानंद की बात करता है, जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कहा था, वो कभी विद्वेष की बात नहीं करता। और एक और चीज मैं राजीव जी आपको बताता हूं, जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी थी वो इतनी परफेक्ट स्ट्रेटेजी थी। देखिए, जो नारा दिया गया नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, आज के तारीख में ये बेबसी मैं भक्तों के बीच में देख रहा हूं व्हाट्सएप और फेसबुक पे, जब वो हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करते हैं तो एक ये प्रश्न उठता है कि क्या नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के साथ आप राहुल के साथ हैं, या जो राहुल गांधी ने कहा था कि ये लोग नफरत बढ़ाने वाले लोग हैं, आप उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो डिवाइड था, जो हिंदू असली हिंदू था और नकली हिंदू के बीच की डिवाइड थी, नकली हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, असली हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है। हम लोग जैसे असली हिंदू और असली सनातनी हैं। दूसरी बात आप समझिए राजीव जी, कितना बड़ा ट्रैप था जिसमें बीजेपी फंस गई। इस बार जो जहर की बात हुई वो किसने की? मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? कर्नाटक के निवासी हैं और उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं जो ऑप्रेस्ड क्लास है। और किसने उनका विरोध किया? उसने विरोध किया जो कि दिल्ली को रिप्रेजेंट करता है, जो गुजरात को रिप्रेजेंट करता है। तो जो कांग्रेस चाहती थी कि एक संघर्ष हो जाए कर्नाटक की अस्मिता का और दिल्ली के इन्वेजन का, वो इन्होंने खुद क्रिएट कर लिया। अब आपने बजरंगबली को ऐप्स में ले आए, वो भी एक ट्रैप था, मेरे ख्याल से वो भी एक ट्रैप था। और मैंने आपके कार्यक्रम में ये कहा भी था कि इसमें नुकसान नहीं होगा कांग्रेस को, इससे कांग्रेस को फायदा होगा। आपने इन द प्रोसेस क्या किया कि आपने जो अल्पसंख्यक थे और सेकुलर हिंदू थे उनको पोलराइज कर दिया, और जो फेनेटिक हिंदू थे केवल आपने उनको कंसोलिडेट किया, आपने एडिशन कोई नहीं किया। आपके वोट घटे, जो सेकुलर्स थे, जो फेंस सीटर्स थे वो कांग्रेस की तरफ आए, और जो फेनेटिक्स थे जो से भी नहीं छोड़ते उनको आपने कंसोलिडेट किया। और जो लोग इस मान्यता को मानते थे कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, वो सारे के सारे लोग कांग्रेस की तरफ पोलराइज हो गए। तो मुझे आप लोगों की बातों से, सर्वे से, सबसे के देख के लगता है कि बीजेपी की तरफ कोई प्लस नहीं हुआ है, सारा का सारा नेगेटिव हुआ है। चाहे वो लिंगायत वोट हो, चाहे वो कलिंगा वोट हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों का पोलराइजेशन हो। केवल 3% जो ब्राह्मण वोट है वो 100% बीजेपी को मिलेगा। बैकवर्ड वोट, दलित वोट, शेड्यूल ट्राइब वोट, मुस्लिम वोट और लिंगायत वोट, वोकलिंगा वोट, ये सारे का सारा पोलराइज हो रहा है कांग्रेस की तरफ। जेडीएस को वीक कर दिया है बीजेपी ने, जिसका भी फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और आप देखिएगा 13 तारीख को जब आप मुझे कहेंगे कि स्वामी जी आपने कैसे फोरकास्ट कर दिया 175 सीट मिलेंगी, और 175 ही सीट मिलेंगी। जी चलिए, स्वामी जी अभी भी दावे पे टिके हुए हैं और हम लोगों का काम भी है दोस्तों विश्लेषण करना। विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण का आधार होता है, उस आधार पर हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि खैर उससे पहले एक सूचना ये दे दूं कि कल शाम 6 बजे से हम आपके बीच एग्जिट पोल लेकर आएंगे। कल चुनाव समाप्त होगा और मतदान समाप्त होगा और उसके बाद सीधे एग्जिट पोल आपके बीच कौन जीतने जा रहा है। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट रिजल्ट दोनों में फ़र्क होता है। रिजल्ट देखना है तो 13 तारीख को सुबह 7 बजे से हमारे साथ जुड़िए, सुबह 7 बजे से 13 मई को, और कल शाम 6 बजे से एग्जिट पोल। कुछ हमारे एक साथी लिख रहे हैं, वो यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूँ कि गुजरात में टीवी लाइव ने कहा था कि कांग्रेस अच्छा कर रही है। बहुत ओपनली बोल दूं, हमारे बहुत सारे साथी लगातार हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि गुजरात में कांग्रेस जीतने जा रही है और गुजरात में कांग्रेस अच्छा कर रही है। हाँ, उसी वक्त हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहा था और हमारा एग्जिट पोल भी आया था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है, गुजरात में कांग्रेस नहीं जीत रही थी, और वो हम उस समय भी कह रहे थे। और हमारे पैनलिस्ट साथी अपने विचार रखते हैं, उनके विचार अपने हो सकते हैं और उनके विचार जो हैं वो डीवी लाइव के भी विचार होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ धरातल पे होता है, हम भी भगवान नहीं हैं, ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है, अल्लाह नहीं है। जो हम देख के आते हैं वही हम बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें अगर कोई बाजी पलट दे तो उसमें हम क्या करें। फिल्म बनी है द केरल स्टोरी, और केरल स्टोरी पूरी तरह से ये फिल्म एक
रिटन स्टोरी यानी कि पटकथा पर आधारित है, सच्चाई कहीं भी नहीं है, सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इसे देखिए और भक्ति भाव पैदा करने की कोशिश हो रही है। तो क्या कहेंगे इसे? कौन बरगला रहा है देश को? ये आपको सोचना है। डीबी लाइव आपको पसंद आए तो बहुत अच्छा, ना पसंद आए तो आपका फिर भी स्वागत है। तो ये कुछ ऐसे दोस्तों के लिए ये पैगाम जो हमें देखते तो हैं लेकिन उन्हें हम पसंद नहीं आते हैं, हमारे विचार पसंद नहीं आते हैं। कोई बात नहीं, होता है। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। थोड़ा सा कुछ बातें थी महत्वपूर्ण, इसलिए रख रहा था। सुनील शुक्ला जी, हम अब आ जाएं सीधा उस मुद्दे पे जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है और बहुत गंभीर चर्चा हो रही है। सबसे पहले प्रशांत टंडन जी और उसके बाद प्रोफेसर अखिल स्वामी जी अपनी बात रख रहे थे। सुनील शुक्ला जी बहुत नज़दीक से कर्नाटक को जानते हैं और कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों से वाकिफ हैं आप। आपसे समझना चाहता हूं, जिस सवाल के साथ आया था मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास, उसी सवाल के साथ आना चाहता हूं। क्या इस बार आप देख रहे हैं कर्नाटक में कि मुस्लिम वोटर्स एकजुट हैं, जो अभी तक कई पिछले चुनावों में, न सिर्फ कर्नाटक के चुनाव में, कई अलग अलग राज्यों के चुनाव में एकजुट नहीं होते थे? दिल्ली के चुनाव को हमने देखा, हमने बिहार के चुनाव को देखा, हमने वेस्ट बंगाल के चुनाव को देखा, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखा, कई चुनावों को देखा। लेकिन कर्नाटक का चुनाव क्या इन सब से अलग है? और ये इसलिए यहां क्योंकि हमने इससे पहले उपचुनाव देखे थे और उसके रिजल्ट के आधार पर यह बात। और दूसरी बात यहां जोड़ दूं कि यहां मैं तो बैठा ही हूं, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी बैठे हुए हैं और हम लोग अभी घूम के आ भी रहे हैं, कुछ सैंपल एरिया कवर करके आ रहे हैं। उस आधार पे भी आपकी प्रतिक्रिया? धन्यवाद राजीव। अल्पसंख्यक मतदाता जिन विधानसभा उपचुनावों की आपने बात की, केवल वही नहीं, अखिल स्वामी साहब अगर उत्तर प्रदेश को देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में इस समय स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं और स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है। पहले चरण के मतदान के दौरान जो जिन इलाकों में गया, जहां मैंने जानने समझने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट मतदाता, जिसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाता हैं, वह न केवल पोलराइज हो रहे हैं बल्कि वह कांग्रेस के पक्ष में पोलराइज हो रहे हैं। यह मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था कि इस स्थानीय निकाय के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने का मतलब मैं कि जब आपसे कह रहा हूं तो आप समझिए कि लगभग एकजुट होकर के अल्पसंख्यक मतदाताओं ने विभिन्न इलाकों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और यह बाकायदे उन्होंने प्रचार करके किया। लोगों ने कहा कि हम नहीं वोट देंगे। यह ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। इसी तरह से न केवल अल्पसंख्यक, अन्य वर्गों में भी अगर भारतीय जनता पार्टी से जो लोग संतुष्ट हो रहे हैं, अगर वह स्थानीय जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे अगर उनके साथ नहीं है तो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। यह स्थिति बन गई है। यह केवल विधानसभा चुनाव के दौरान, चाहे पश्चिम बंगाल में, चाहे महाराष्ट्र में जिनका आपने उल्लेख किया, उनके साथ साथ अन्य राज्यों में भी स्थिति है। कर्नाटक की स्थिति यह है कि न केवल अल्पसंख्यक में मुसलमान बल्कि जो क्रिश्चियन मतदाता हैं, इन दोनों को मिला के लगभग 27% की स्थिति बनती है, वह कांग्रेस के पक्ष में है। वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और नहीं उनके साथ, उनके मतों में विभाजन हो रहा है। कर्नाटक की जनता ने अपने चुनाव के मुद्दे स्वयं तय किए हैं। इन मुद्दों को तय करने में किसी भी राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं है। और जब समाज अपना मुद्दा तय करता है तो वह तय कर लेता है कि उसको किसके साथ जाना है और क्या करना है। अगर कर्नाटक के लोगों ने भ्रष्टाचार को अपना मुद्दा बनाया है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के विभिन्न संगठनों और सिविल सोसाइटी ने आक्रामक तरीके से अभियान चलाया है और इस मुद्दे को पूरे राज्य में फैलाया है, तो यह किसके खिलाफ जाएगा? अगर कर्नाटक के किसानों ने अपने नंदिनी को बचाने के लिए पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ एक संघर्ष किया है, विभिन्न जगहों पर जलसा जुलूस निकाला है और अपनी बात को, अपने विरोध को सक्रिय तरीके से, प्रभावी तरीके से दर्ज कराया है, तो यह जो संकल्प है वह किसके खिलाफ जाएगा? अगर वहां पे लोगों ने महंगाई को एक मुद्दा बनाया है, सड़क पर निकल करके उन्होंने कहा है कि महंगाई के कारण उनका जीवन कठिन होता जा रहा है, उनका जीवन प्रभावित हुआ है,
और वह सरकार की नीतियों से असंतुष्ट हैं, तो स्वाभाविक है कि वो किसके खिलाफ खड़े होंगे। अगर वहां के युवाओं को ये लगता है कि उनके यहाँ रोजगार का दर गिरा है, बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार के जो अवसर सृजित होते थे उनमें कमी आई है और सरकार की नीतियों से वह संतुष्ट हैं, तो सवाल है कि ये वहां की जो आवाम है किसके कहा जाएगी। अगर वहां के लोगों ने यह देखा है कि भ्रष्टाचार के चलते जो विभिन्न विकास योजनाएं हैं वो लागू होने में उनमें विलंब हुआ है, वो पूरी नहीं हुई हैं, लंबित पड़ी हुई हैं, जो थोड़ा बहुत काम भी हुआ है उसमें गुणवत्ता के साथ बहुत ज्यादा समझौते किए गए हैं, और अगर वो सरकार के खिलाफ खड़े हैं तो किसके साथ जाएंगे वो? क्या ये तमाम बातें सत्ता परिवर्तन का संकेत नहीं देती? क्या चुनाव प्रचार के दौरान जो स्थानीय लोग थे वह सड़क पर उतर करके उन्होंने प्रतिकार नहीं दर्ज किया? क्या सरकार के खिलाफ जो भी अभियान चलाए जा रहे थे, चाहे वो स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हों, चाहे सिविल सोसाइटी के द्वारा चलाए जा रहे हों, चाहे विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा चलाए जा रहे हों, उन अभियानों में कर्नाटक की जनता ने बढ़ चढ़ के शिरकत नहीं की? और अगर उन्हें बढ़ चढ़ के शिरकत की, उनकी मौजूदगी दिखाई पड़ी, सरकार के खिलाफ वो संकल्पबद्ध होकर खड़े रहे, तो क्या यह आपके अपील से, जो तरह तरह के हथकंडों से ये चीजें खत्म हो जाते हैं? क्या मूल मुद्दों को आप हथकंडों के सहारे से किनारे कर सकते हैं? ये संभव है कहीं? और एक राजनीतिक माहौल जो किसी राज्य में, किसी समाज में बन गया, उस राजनीतिक माहौल को आप किसी हथकंडे और किसी टोटके के सहारे से आप उसको शिथिल कर सकते हैं, उसके धार को आप कुंद कर सकते हैं? कभी हुआ है ये? क्या कर्नाटक में सरकार के लोग, यह बात चस्पा नहीं हुई? लोगों ने ये, क्या लोगों ने नहीं कहा कि सरकार भ्रष्ट है? क्या लोगों ने नहीं कहा कि सर इस सरकार में बिना पैसा दिए, बिना कमीशन दिए काम नहीं होता था? 40% का आरोप क्या किसी राजनीतिक दल ने लगाया है? क्या जो लिंगायत समुदाय के विभिन्न मठ हैं, उनमें से प्रमुख मठ ने यह नहीं कहा कि हमको भी पैसा देना पड़ा है अपना काम कराने के लिए? यह राजनीतिक दल का आरोप तो नहीं है। राजनीतिक दलों को आप कह सकते हैं कि सरकार की आलोचना करना, लेकिन जो यहां पे सरकार के खिलाफ हमले हैं वो समाज से पैदा हुए, वो समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो वहां की सिलिकॉन सिटी है उसमें आधारभूत सुविधाओं को जुटाने में सरकार विफल रही है, कुछ नहीं किया उसने। वहां के लोग ये कह रहे हैं कि जब बेंगलुरु में बरसात के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई तो सरकार नहीं दिखाई पड़ी। वहां के लोग कह रहे हैं कि किसानों के पट्टे को अस्थायी करने का जो अभियान चलाया जाना चाहिए था वो सरकार ने नहीं होने दिया। ये कोई राजनीतिक दल नहीं कह रहा है, वहां के लोग इस बात को कह रहे हैं, और एक उन्होंने एक राजनीतिक परिवेश तैयार किया है। तो क्या ये जिस राजनीतिक माहौल को वहां के लोगों ने तैयार किया है, क्या वे लोग अपने मुद्दे को छोड़ के चले जाएंगे? और चले जाएंगे तो क्यों चले जाएंगे? क्या सरकार ने उन मुद्दों को समाप्त करने, उनके समाधान के लिए कोई योजना उनके सामने रखी? अगर आप ये कहते हैं कि हम इस राज्य को देश का पहला राज्य बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाना चाहते हैं? इसकी बात आपने कहीं की क्या बजरंगबली का नारा लगा देने से यह राज्य पहला राज्य बन जाएगा? क्या विभिन्न मंदिरों में पूजा कर लेने से यह राज्य पहला राज्य बन जाएगा? क्या अगर इन लोगों, इस प्रदेश की जनता का आक्रोश यह है कि उसने जीएसटी के माध्यम से देश के जीडीपी में जो योगदान किया उसके मुकाबले उसको राजस्व कम मिले, इस शिकायत को दूर करने के लिए क्या किसी ने कोई आश्वासन दिया? किस बिना पर अपने मुद्दों को छोड़ दे? अगर वो ये कह रहे हैं कि जो इस राज्य के आर्थिक संसाधन थे उन संसाधनों में लूट मची हुई थी, जनता के हित में उसका उपयोग नहीं किया गया, तो क्या इस स्थिति को दूर करने के लिए किसी ने इसका आश्वासन दिया? और अगर किसी ने आश्वासन दिया तो क्या जनता उसको नहीं सुनेगी? अगर कांग्रेस ने लोगों को अपनी 5 गारंटियां दी तो क्या लोग उसको सुनेंगे नहीं? क्या उनको लगेगा कि नहीं कि एक राजनीतिक दल है जो वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात कर रहा है और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए एक गारंटी भी दे रहा है, तो क्या उसको लोग खारिज कर देंगे? वो भी तब जब वो वहां की सरकार से उनको तमाम तरह के विश्वासघात मिले हुए हैं। यह सरकार भी जो बनी, क्या वह सरकार जनादेश की वजह से बनी थी?
जो सरकार आज चल रही है वहां कर्नाटक में, उसके पक्ष में लोगों ने जनादेश दिया था। क्या वहां के लोग अपने जनादेश के खिलाफ बनी हुई सरकार को लेकर के उनके मन में कोई संतोष नहीं होगा कि जनादेश तो हमने कुछ दिया और सरकार कोई बन के चली आई? क्या वो लोगों के लिए एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है? और अगर ये सभी चीजें मुद्दा हैं और इन मुद्दों को लेकर के वहां की जनता ने संघर्ष किया है, सड़कों पर निकली है, अपने और इन मुद्दों के साथ लड़ने वाले राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने कंधा से कंधा मिलाया है, तो क्यों छोड़ देंगे आपकी अपील पर, बिल्कुल, आपके आश्वासनों पर? प्रश्न यह है कि अगर लोगों के मन में ये अगर ये लोगों के द्वारा बनाए हुए मुद्दे हैं और ये मुद्दे लोगों के द्वारा ही बनाए गए हैं, किसी ने उसको, इस समाज के अंदर से निकले हुए मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर वहां की जनता संकल्पबद्ध है और वह एक वैकल्पिक व्यवस्था, एक वैकल्पिक सरकार की तलाश में है वो, और उसके लिए वहां के लोगों ने ही यह माहौल बनाया हुआ है। अगर उनको अपनी नंदिनी को बचाना है तो निश्चित रूप से इस सरकार के साथ तो नहीं जाएंगे। अगर उनको अपने किसानों के आर्थिक हितों का ख्याल रखना है, अगर उनको अपने किसानों को बेहतर अपनी उपज की बेहतर कीमत दिलवानी है तो निश्चित रूप से सरकार के साथ नहीं जाएंगे। अगर वहां का किसान जिन 3 कानूनों का विरोध कर रहा था, जिनको बैकडोर से वहां लागू करने की कोशिश की गई, उनको पूरी तरह समाप्त करने के लिए उनके मन में कोई इच्छा शक्ति है, तो स्वाभाविक है कि सरकार के साथ तो नहीं जाएंगे। अगर वहां के आईटी सेक्टर के लोगों को अपने इलाके में एक बेहतर आधारभूत संरचनाएं चाहिए, तो स्वाभाविक है कि सरकार के साथ नहीं जाएंगे। और क्या प्रचार अभियान के दौरान विभिन्न सभाओं में, विभिन्न रोड शोज में लोगों की कम उपस्थिति इस बात का संकेत नहीं देती है कि लोग क्या चाह रहे हैं वहां? एक तो साफ साफ दीवारों पर लिखा हुआ है मोटे अक्षरों में कि क्या होने जा रहा है, वहां के लोग चाहते क्या है। और पूरी तरह से आप दूसरी चीज आप खुद ही स्वीकार कीजिए, यह सत्तारूढ़ दल 32 जिलों के इस राज्य में किन इलाकों में अपना प्रचार अभियान केंद्रित रखा है? डाटा आपके सामने, तथ्य है सामने। और कौन सा नेता आपके पास था, स्थानीय नेता? दक्षिण के राज्य अपने स्थानीय नेताओं के साथ उनका कनेक्ट होता है। आप हवाई कुछ भी कर लीजिए, अपने नेताओं के साथ एक कनेक्ट महसूस करने वाले लोग हैं और अपने बीच के नेताओं के साथ कनेक्ट महसूस करने वाले लोग हैं। और आपने इन लोगों के साथ जुड़ने की कोई कोशिश नहीं की। जो सत्ता में वापस आना चाहते हैं या अपने सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं, उन लोगों ने जनता से जुड़ने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने एक माहौल बनाने का प्रयास किया उस आधार पर जो लोगों से जुड़े हुए नहीं थे, जिसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल, मेरा मानना आया है कि लोग अपने मुद्दों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तैयार दिखते नहीं है वो, और अपने मुद्दों के साथ रह करके निश्चित रूप से उस दल के साथ जाने का वो प्रयास करेंगे जो एक वैकल्पिक, बेहतर और उनके हित में एक राजनीतिक व्यवस्था देने का आश्वासन दे रही है। जी, महत्वपूर्ण बात आप यहाँ एक रख रहे थे कि दक्षिण के राज्य स्थानीय नेताओं को से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, और अगर देखा जाए तो दक्षिण का दरवाज़ा कर्नाटक, और यहाँ स्थानीय खासकर बीजेपी के स्थानीय नेता जो हैं वो हाशिए पर नज़र आए, और ये बात हम भी देख के आए हैं। और आज पहली दफ़ा, शायद प्रशांत जी इस बात को और सही करेंगे, आज पहली दफ़ा जो प्रधानमंत्री का ये जो खुला खत देख रहे हैं हम, उस खत में 4 नेताओं की तस्वीर है, वरना वहाँ हम 6 दिन थे और लगातार 7 दिन के अखबारों को, उससे पहले और बाद के अखबारों को भी हमने देखा, लेकिन परिस्थितियाँ वहाँ कुछ और नज़र आई थी। तो इस पर चर्चा आगे फिर से करेंगे, प्रशांत जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक कमेंट लेना चाहता हूं। धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए। धनंजय जी, आवाज़ आ रही होगी शायद, और आपका वीडियो डाउन है, कोशिश करते हैं आप तक पहुंचने और आपकी आवाज़ अपने दर्शकों तक पहुंचाने की। आप किस रूप में देखते हैं? मुद्दों की हम बात कर रहे हैं आज 2 मुख्य बातें इस पूरे चर्चा के दरमियान। एक, सर्वेज क्या कहते हैं, यानी जो ओपिनियन पोल्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, और क्यों यहाँ से बीजेपी घबराई हुई है, पहली बात। और अभी तक जितने भी ओपिनियन, और पहली बार ये है कि गोदी मीडिया के जो सर्वे करने वाले लोग हैं वो भी बीजेपी की जीत नहीं दिखा रहे हैं। अगर वो बीजेपी की जीत नहीं दिखा रहे हैं तो क्या ये जीत का अंतर जितना बता रहे हैं उस अंतर में बहुत डिफरेंस है, और अगर 5% भी इधर से उधर होता है तो वो कहाँ जाता है?
पिछली दफा 38% कांग्रेस को और 36% बीजेपी को सीटें आई थी, और कांग्रेस में अगर 5% का इजाफा हो जाता है और बीजेपी अगर 5% नीचे चली जाती है तो दोनों के बीच का अंतर धनंजय जी 10% का हो जाता है, और 10% का मतलब है कम से कम 100 सीटों का अंतर। 100 नहीं तो 75 सीटें तो कम से कम। और वैसे में तो फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के बल्ले बल्ले जो कह रहे हैं धनंजय जी। तो एक बात, और दूसरी बात इसी के साथ आना चाहता हूं फिर आपके पास, और दूसरी बात तो एक सर्वे की बात, और दूसरा जो मुद्दों की बात, और मुद्दों से अगर देखा जाए तो एक कांग्रेस के प्रति विश्वास, और ये विश्वास में कर्नाटक की को लेकर के हम लोग नहीं कर रहे बात कह रहे हैं, ये उपचुनाव से हमने एक स्टेट को, गुजरात स्टेट को किनारे रख दिया था पिछले चुनाव में भी, गुजरात किनारे, लेकिन उसके साथ साथ एक स्टेट और जहां चुनाव हो रहा था और वो था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या हिमाचल प्रदेश वहां चुनाव नहीं हुआ था? बार बार आप गुजरात को लेके आते हैं, आपसे मतलब हमारे पैनलिस्टों की बात नहीं कर रहा हूं, अपने इस टेलीविजन स्क्रीन के बाहर और इसमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखने वाले जो साथी हैं उनसे बाहर, क्योंकि जो कमेंट बॉक्स में हमारे साथी हैं उनको भी पैरेलली इस चर्चा का हिस्सा मानता हूं, इसलिए इनसे बाहर के जो लोग हैं बार बार चर्चा करते हैं गुजरात का। गुजरात नमूना क्यों है? गुजरात से बाहर के भी तो राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश भी उसी समय चुनाव हुआ था, वो भी तो राज्य है, उसकी बात क्यों नहीं? और अगर उसकी बात करेंगे तो कर्नाटक की परिस्थितियां बदली हुई क्यों नहीं दिखती हैं? तो ये दो सवाल है धनंजय जी। जी, गुजरात की बात इसलिए कर रहे हैं कि मेरी आवाज आ रही है? जी धनंजय जी, कोशिश करते हैं, ज्यादा खराब होगी तो रोक दूंगा फिर। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है धनंजय जी, आ रही है बिल्कुल। ये कह रहा, रात की बात इसलिए करते हैं, आपके पहले जो आपने कहा सुनील जी से बात करने से पहले कि एक सज्जन ने कहा कि आपके चैनल पे कहा गया कि गुजरात में इतनी सीटें आएंगी कांग्रेस को, नहीं आई। देखिए, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हम लोग जो डिस्कशन करते हैं या जो डिबेट करते हैं उसका एक आधार होता है, और आधार ये होता है कि हम जनतंत्र में जी रहे हैं, हम जनता यहाँ सरकार चुनती है, तो जनता जो सरकार चुनती है वो किसी व्यक्ति को नहीं चुनती है, वो अपने लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं चुनती है, अपने सांसद को चुनती है या अपने विधायक को चुनती है। तो गुजरात में जब चुनाव हो रहा था तो गुजरात, हम सब जानते हैं कि गुजरात की पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया था कुछ महीने पहले। तो क्या प्रधानमंत्री के पास मंत्रिमंडल को बदल देने का अधिकार है? क्या हमारा लोकतंत्र ये कहता है कि मुख्यमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल को बदल दीजिए बिना कारण बताए? फिर बात आती है कि जब मोदी जी वहां चुनाव प्रचार करने गए तो उन्होंने कहा कि मोदी को चुनिए। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में चुनाव होना है विधायकों का, विधायक अपने दल का नेता चुनेंगे जो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये लोकतंत्र का जो मानदंड है उसके खिलाफ चल रहे थे मोदी जी या बीजेपी। हमें लग रहा था कि गुजरात की जनता जो है वो जनतंत्र और लोकतंत्र के साथ चलेगी। गुजरात की जनता अब किसके साथ चली वो चुनाव में हमने देखा। अभी बात हम करते हैं कर्नाटक पे आते हैं। कर्नाटक में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी यानी खड़गे साहब और प्रियंका, जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, बहुत सकारात्मक चुनाव प्रचार किया। एक जो गरिमा होती है, जो आचार संहिता होती है, उन सब का पालन किया। दूसरी तरफ जो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको बीजेपी का प्रधानमंत्री इसलिए कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जैसा उनका बिहेवियर नहीं है। अगर भारत के प्रधानमंत्री का बिहेवियर होता तो वो जाकर के जो है किसी भी हाल में गुजरात में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस तरह से संघर्ष नहीं कर रहे होते। गुजरात की जनता के जो मुद्दे हैं उस पर बात करते, लेकिन वो कह रहे हैं कि बजरंगबली को बचाइए। क्या बजरंगबली इतने कमजोर हैं कि बजरंगबली को बचाने के लिए मोदी जी चाहिए गुजरात की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, बिहार की जनता को या कर्नाटक की जनता को? ये हिंदुस्तान की जनता को चाहिए कि बजरंगबली को हमको बचाना है, इसलिए मोदी जी को जिताइए। ये कौन है? हमें तो लगता है कि कर्नाटक की जनता
अपने मुद्दों के लिए, रोटी रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार से बचने के लिए और दूसरी जो वहां स्थानीय समस्याएं हैं उससे लड़ने के लिए एक सरकार चुनना चाहती है। मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे चुनिए, मैं बजरंगबली को बचाऊंगा। तो मुझे लगता है ये चुनाव जो है गुजरात की जनता वर्सेस बीजेपी के प्रधानमंत्री के बीच है। अब देखना है कल जो चुनाव होगा जनता किसको वोट देती है, अपने प्रदेश की सरकार के लिए वोट देती है या बीजेपी के प्रधानमंत्री के लिए वोट देती है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई आप वोट दीजिए, किनको वोट दीजिए, सिद्धारमैया के नाम पे वोट मांगा। उन्होंने वोट मांगा कि यहाँ के जनता के लिए हम काम करेंगे। उन्होंने वोट मांगा कि गुजरात की समस्याएं हैं उसका समाधान चाहिए। गुजरात बार बार बोल रहा हूँ, कर्नाटक की जो समस्या है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी कहा कि कर्नाटक में क्या क्या समस्याएं हैं जिसका समाधान हम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक की जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है। और खड़गे साहब ने कहा है, जैसा कि मोदी जी ने गुजरात में कहा था गुजरात का बेटा, तो खड़गे साहब ने भी कहा है। अब कर्नाटक की जनता के लिए है, ये अपने बेटे को चुनते हैं या किसी और के बेटे को चुन लाते हैं अपने स्टेट में मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मंत्रिमंडल बनाने के लिए, सरकार चुनने के लिए। तो मुझे लगता है राजीव जी, कर्नाटक की जनता समझदार है। और जिस समझदारी की हम बात अक्सर करते रहते हैं कि जनता के मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, ये धर्म, ये कास्ट महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अल्पसंख्यक की बात नहीं करूंगा, बहुसंख्यक की बात नहीं करूंगा। जो जनता है सबकी समस्याएं एक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, लिंगायत हो, बोकालिंगा हो, दलित हो, सवर्ण हो, सबकी एक समस्या है। सबको लॉ एंड ऑर्डर बेहतर चाहिए, सबको बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहिए, सबको बेहतर हेल्थ व्यवस्था चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबको अच्छा प्रशासन चाहिए, सबको अच्छा शासन चाहिए। तो जनता किसके लिए वोट करती है? धर्म के लिए? क्या हिंदू धर्म को बचाने के लिए कर्नाटक की जनता को आने की जरूरत है? क्या हिंदू धर्म खतरे में है या इस्लाम खतरे में? मुझे तो लगता है कि कर्नाटक की जनता का जो भविष्य है वो खतरे में। और मुझे लगता है कर्नाटक की जनता अपने बेहतर भविष्य के लिए बेहतर सरकार का चुनाव करेगी। जी राजीव जी, बेहतर भविष्य के लिए बेहतर चुनाव, बेहतर सरकार का चुनाव। और कांग्रेस कह रही है कि अभी जो सरकार है वो 40% वाली सरकार है। क्या ये 40% अंदर तक पहुंच चुका है? इसका जवाब प्रशांत टंडन जी देंगे। लेकिन आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, मुद्दे बहुत हैं। देखिए, अगर बार बार मैं वहां लेके आना चाहता हूं और सब लोग उस पर चर्चा कर भी रहे हैं। मुद्दों की बात देखिए तो कांग्रेस उसमें आगे नजर आती है, क्योंकि इतनी सारी बातें, इतने सारे मुद्दे हैं कर्नाटक के चुनाव में जिस पर बीजेपी घिरी हुई। इसलिए घिरी हुई, सबसे पहले सरकार आपकी छीनी हुई साढ़े तीन साल 14 महीने के बाद आपने ऑपरेशन लोटस के करके सरकार गिराई और अपनी सरकार बनाई। उसके बाद लिंगायत के साथ और खासकर येदियुरप्पा के साथ आपकी लड़ाई। फिर आपके 2 बड़े और कई छोटे छोटे नेता आपकी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। उसके बाद जो कुछ हुआ और आप मुद्दों से भटकते नजर आए। आपके पास चुनाव को आगे ले जाने के लिए कोई मुद्दा था ही नहीं। आप न गरीबी की बात करते थे, आप न बेरोजगारी की बात कर रहे थे, न वहाँ के आपके ऊपर जो आरोप लगे थे उसका आप जवाब दे पाए। आप हमेशा ये कोशिश करते रहे कि कुछ ना कुछ ऐसा निकले, और जिसमें से 2 चीज़ें निकल के आई। एक बजरंग दल का नाम आया, जैसे उसको लपकने की कोशिश, और रही सही कसर जो है वो सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरला स्टोरी ने पूरी कर दी। और लेकिन क्या बजरंगबली और केरला स्टोरी दोनों ने आने में देर कर दी या सही समय पे आए हैं? और आखिरी समय में जैसे मतदाता जो हैं फ्लोटिंग वोटर्स 10, 12, 15%, अभी मैं पूछ भी रहा था वहीं कर्नाटक में किसी सेफोलॉजिस्ट से कि कितने परसेंट वोटर होते हैं, तो कई जगह 20% वोटर होते हैं, फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं। तो क्या ये फ्लोटिंग वोटर्स को इतना आकर्षित करने के लिए काफ़ी हैं ये एक फिल्म और एक बजरंगबली, जो आज दिन भर हम लोगों ने जो तमाशा देखा? तमाशा वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धर्म के नाम पर वोट आप नहीं मांग सकते। इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान तो ले रहा है, लेकिन फिर भी
बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अमलेंदु उपाध्याय जी। एक तो राजीव जी इलेक्शन कमीशन कहीं है या नहीं पता नहीं, वो तो ढूंढना पड़ेगा टॉर्च लेकर के, वरना प्रधानमंत्री का जो आज का वीडियो संदेश है ये खुले रूप से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। कल चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद वो है इस तरीके से खुला वीडियो जारी करके वोट नहीं मांग सकता। आप घर घर जाकर के डोर टू डोर संपर्क तो कर सकते हैं, लेकिन आप जाकर के इस तरीके से खुलेआम जो है वो वोट नहीं मांग सकते। और वोट भी किस लिए मांग रहे हैं? कर्नाटक की भलाई की इसमें एक शब्द नहीं है, कर्नाटक में आपकी क्या योजनाएं होंगी उस पर कोई एक शब्द नहीं है। क्या है कि आपने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और मुझे फिर आशीर्वाद दो। अरे भाई, तो कर्नाटक ने तो आशीर्वाद आपको दे दिया, आपने कर्नाटक के लिए क्या किया? उस आशीर्वाद के बदले आपने क्या किया? अगर आप कह रहे हैं कि आपको कर्नाटक की जनता ने आशीर्वाद दिया, जबकि वो दिया नहीं था, आपने जबरदस्ती आशीर्वाद भी हड़प लिया था। लेकिन अगर आप ही की बात मान ली जाए कि कर्नाटक की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया था, तो आपने उस आशीर्वाद के बदले इन 3.5 साल में क्या दिया कर्नाटक की जनता को, जो आप अगले 5 साल में दे देंगे? तो आप ये भी नहीं बता रहे कि अगले 5 साल में उस आशीर्वाद के बदले आप क्या देंगे। तो कुल मिला के राजीव जी, आज का प्रधानमंत्री का जो ये वीडियो जारी हुआ है, ये खास तौर से साफ तौर पे एकदम जो है ये प्रधानमंत्री की बेचैनी को स्पष्ट करता है। ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में बहुत जबरदस्त तरीके से लाइन में फंसी हुई है। अब जहां तक जो आपका प्रश्न था क्या ये बजरंग बली और बजरंग दल और ये केरला स्टोरी जो है, इससे कोई फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? मैं फिर कहूंगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में तो कम से कम फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्नाटक में इन मुद्दों के आधार पर जो उसने वोट बैंक बनाया था वो तो ऑलरेडी था उसके साथ, वो उससे नहीं गया था। जो दूसरा वोट उसके साथ था और मुद्दों पे, वो इसकी वजह से चला गया, भारतीय जनता पार्टी से छिटक गया। यानी जो बजरंग दल और बजरंग बली और जो केरला स्टोरी आकर के जो काम कर रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम कर रही थी 3.5 साल से। और इस चुनाव में आप उन मुद्दों का नाम लेने से बच रहे थे। कर्नाटक का कोई भी स्थानीय नेता जो है, ना हिजाब की बात कर रहा था, ना वो मुसलमान की बात कर रहा था, ना वो पाकिस्तान की बात कर रहा था। ये तो मोदी जी ने जाके बात शुरू की है। तो ये तो मोदी जी जो है वो कर्नाटक के जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी गर्दन पे क्या बेरहमी के साथ जो उस तरह चला रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री चाहती है कर्नाटक में जो है भारतीय जनता पार्टी हारे किसी भी तरीके से, लेकिन जो उत्तर भारत में यहां वो अपना मामला सीधा करते रहे। तो मुझे लगता है कि इस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी और खासतौर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक के किसी भी नेता ने जो है वो इस तरह की बातें नहीं की। यहाँ तक कि एक जो वो टीवी का कॉन्क्लेव हुआ, मुंबई साहब ने जो है उनका पत्रकारों के ऊपर ही कह दिया कि आप जो इसको बीच में ले आए। यानी मुख्यमंत्री का, आपका जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, वो इन चीजों को लेने से बच रहा है। जिस सरकार ने आदेश जारी किया था कि बच्चियां हिजाब पहन के नहीं जाएंगी, वो मुख्यमंत्री जो है वो हिजाब का नाम लेने से बच रहा है और कह रहा है कि नहीं, हम इस पर हम बात ही नहीं करते, मुद्दा ही नहीं है। प्रधानमंत्री जाकर के उसको हम मुद्दा बना रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी जो समझदारी है, मुझे लगता है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा गैप है। कर्नाटक की जो स्थानीय लीडरशिप थी उसको वहां के मुद्दे तय करने का अधिकार दिया ही नहीं गया। जो भी चीजें थी वो मोदी जी और शाह जी जो थे वो वहां दिल्ली में बैठ करके वो सब तय करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये रणनीति कोई काम होना हुआ कि किसी भी तरीके से कर्नाटक से जो बवाल छूटे। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी और इस रणनीति में काम कर। अब जनता के ऊपर राजीव जी हम जो है केवल विश्लेषण कर सकते हैं, जो सुन रहे हैं, जो आप देख करके आए हैं, जिन लोगों से आप मिल करके आए हैं। जाहिर बात है कि पूरे कर्नाटक से आप भी मिलकर नहीं आए भाई, एक सैंपल होता है जिससे आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसके आधार पर आप अनुमान लगाते हैं कि बातें क्या हो रही हैं और वो आदमी क्या रहा है। क्योंकि यकायक जब आप किसी से मिलते हैं तो उसको भी नहीं मालूम होता है कि आप जो है क्या है और आप क्या पूछना चाहते हैं। वो अपने मन की बात कहता है। प्रधानमंत्री तो मन की फर्जी बातें करते हैं, लेकिन जब भी मिलता है हम लोगों से तो वो अपने मन की बात कहता है, जो उसे मालूम होता है कि हम किसी पार्टी नहीं। तो जो वो बातें कहता है उसी के आधार पर हम यह सब विश्लेषण करते हैं। तो इसलिए इस विश्लेषण के आधार पर हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गहरे संकट में फंसी हुई है। कांग्रेस ने जिस तरीके से वहां स्थानीय मुद्दों पर जम के काम किया, लगातार उस पर डटे रहे, लाइन नहीं छोड़ी, और चलते चलते प्रधानमंत्री ने और अमित शाह जी ने जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर प्रहार किया, वो कन्नड़ अस्मिता और दलित अस्मिता दोनों के ऊपर था वो प्रहार था एक तरीके से। और मुझे लगता है और इसके साथ साथ जो वो वीडियो ऑडियो जारी हो गया, ये कन्नड़ उनका मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या का जो कराना चाहता है कोई भाजपा विधायक, जो कांग्रेस ने जारी किया, तो इसने भी वहां एक जबरदस्त तरीके से काम किया। यानी भारतीय जनता पार्टी किस हद की राजनीति कर सकती है, ये सारी चीजें वहां खुल करके सामने आ गई। तो मुझे राजीव जी लगता है कि कल का दिन जो है वो कन्नड़
अस्मिता का, दलित अस्मिता का और कन्नड़ की जो कर्नाटक के हित है उनकी रक्षा का दिन है। ये कन्नड़ जो कर्नाटक वासी हैं उनको तय करना है कि उनको अमूल का 54 रुपए लीटर का दूध पीना है कि 39 रुपए का नंदिनी का दूध पीना है। हम तो पी रहे 54 रुपए का टोन दूध, उसका 56 रुपए का अमूल का। तो भाई अगर आपको नंदिनी का नहीं पीना है 39 रुपए का, 64 रुपए का आपको अमूल का पीना है तो पीजिए, हम पे क्या असर है। और ऐसा नहीं करना है तो जो अमूल को लेकर के आए हैं उनको वापस गुजरात भेजना ये कर्नाटक की जनता की जिम्मेदारी, हमारी नहीं है। ये बहुत मज़ेदार बात आप कह रहे हैं। हालांकि प्रशांत टंडन जी नंदिनी का दूध जो है वो पी के आए हैं और हम वहाँ के लोगों से हमने ये भी पूछा कि आधा लीटर तो बीजेपी ने कह दिया है कि आधा लीटर हर परिवार को हम नंदिनी दूध देंगे, तो उनको भरोसा नहीं होता है। उनका कहना है उसमें पानी मिला के देंगे, हमको भरोसा नहीं है। तो ये दूध और पानी ये भी भरोसे वाली बात है। और लेकिन नंदिनी को बचाना है, ये बीजेपी के जो अंधभक्त हैं वो भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो अंधभक्त हैं, जिनको मोदी जी बहुत पसंद हैं, बीजेपी बहुत पसंद है, ऐसे लोग भी हैं, लेकिन नंदिनी को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। जो बात आप रख रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी, बस उसमें जोड़ रहा था। अब आना चाहता हूं सीधा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, बहुत गंभीर और अंदर तक पहुंचने वाली चर्चा हम कर रहे हैं और अगले राउंड में थोड़ा और भी इसको और खोलने की कोशिश करेंगे जब प्रशांत टंडन जी के पास आएंगे। ज़रा ये बताइए कि आप इन मुद्दों को, जो अगर देखिए 5 अप्रैल से जिस चुनाव अभियान की शुरुआत होती है 8 मई तक में जितनी चीज़ें होती हैं, क्या इतने क्रमबद्ध तरीके से आपने किसी दूसरे राज्य का चुनाव देखा था? और उसमें इसलिए कह रहा हूँ, पिछले 8-9 साल में जितने भी चुनाव हुए और उसमें कर्नाटक का चुनाव जो है वो मेरे हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अलग है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस बीच आती रहीं और सबका पीछा करती हुई बीजेपी नज़र आई। अगर पीछा बीजेपी करती हुई नज़र आ रही है, यानी मुद्दों से भागते हुए और मुद्दों को पकड़ने की कोशिश करते हुए, पैरेलली एक साथ दो काम करते हुए अगर बीजेपी नज़र आती है, तो क्यों नहीं कहा जाए कि यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं कि कौन जीत रहा है बीजेपी, माफ़ करें कौन जीत रहा है कर्नाटक, तो यहाँ पर तो क्लियर लगता है कि यहाँ कर्नाटक बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और इसीलिए जैसे अभी अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे कि आचार संहिता का शायद ये उल्लंघन है कि प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, खुला खत लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और यहीं से ज़रा आपकी बात भी समझना चाहता हूँ कि क्या आप भी यही समझते हैं, सोचते हैं कि प्रधानमंत्री का आज अपील करना, क्या ये मान चुके हैं कि नहीं अब बहुत हो गया, अब यहाँ पार पाना मुश्किल है? और उसमें एक बात और जो सुनील शुक्ला जी कह रहे थे कि अगर दक्षिण में स्थानीय लीडर नहीं है, जहाँ इंसान को भगवान बनाकर पूजा जाता हो, वहाँ पर अगर आपके पास वैसा इंसान नहीं है तो इम्पोर्टेड इंसान से आप कितना जीत पाएंगे? देखिए राजीव जी, कर्नाटक का चुनाव जिन परिस्थितियों में हो रहा है उस परिस्थितियों के कारण ही जो है इसका महत्व बढ़ गया है। कर्नाटक का जो चुनाव है वो 2 स्तरों पर महत्वपूर्ण है। स्थानीय स्तर पर तो है ही, इसका महत्व जो है, इसके जो स्काईलाइन हम कह सकते हैं, क्षितिज जो है वो राष्ट्रीय क्षितिज के साथ तो मिल रहा है। दोनों आप जब कर्नाटक की बात करेंगे तो आपको राष्ट्रीय राजनीति की भी बात करनी पड़ रही है, और आप अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे तो आपको कर्नाटक के स्थानीय मुद्दों की भी बात करनी पड़ेगी। एक तरह से दोनों जो राजनीति है, दोनों जो परिस्थितियां हैं वो एक तरह से एकाकार हो गई हैं। यह सबसे बड़ी बात, इसके केंद्र में जो है वो संघवाद की जो लड़ाई है, संघवाद को बचाने की और संघवाद को तहस नहस करने के बीच की जो लड़ाई है, वो कर्नाटक उसका एक प्रतीक बन गया है। नंदिनी जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, विजया बैंक जिसका मर्जर जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कर दिया गया, और दूसरी बात एक और स्तर पर स्थानीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है वो फैक्टर जो है, जिस प्रकार से गुजरात के लिए नरेंद्र मोदी हैं, वैसे ही कर्नाटक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं। लोगों ने अब इस बात को जान लिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, अगर परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती हैं तो शायद भारत को कर्नाटक ऐसा राज्य है जो दूसरा प्रधानमंत्री दे सकता है। हालांकि काफी डिस्टेंट, अभी काफी दूर की बात है ये, लेकिन
एचडी देवेगौड़ा के बाद एक और प्रधानमंत्री बनने का अवसर जो है वो जिसके सामने आ रहा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, बहुत लोग इस समय आशा लगाए हैं कि शायद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने या ये बने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंततः जो है वो ये काफी दूर की बात है। लेकिन कर्नाटक की जनता इस चीज को जरूर ध्यान में रख रही होगी। अगर ये मेरे राज्य में होता तो मैं भी शायद ये सोचता, आपके राज्य में होता तो आप भी शायद ये सोचते कि क्या मेरे राज्य से कोई आदमी ऐसा है जो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का जो स्थानीय नेतृत्व है वो एक तरह से किनारे है, उसके प्रभावशाली लोग या तो छोड़ चुके हैं या इनइफेक्टिव हो गए हैं या फिर वो विवादों से घिर गए हैं। और इसके विरोध में कांग्रेस ने जो स्थानीय नेतृत्व को उभारा है, महत्व दिया है, उसके हाथ में जो कमान सौंपी है, उन्हें विमर्श करने का जो अवसर दिया है और उस विमर्श को जमीन पर उतारने का जो उनको अवसर भी दिया है। और आप देखिए कि उनको केंद्रीय नेतृत्व से, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से स्थानीय नेतृत्व को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, बैकअप सपोर्ट जो है। आप देखिए वहां पर जिस प्रकार से मोदी ने आके कमान अपने हाथ पे ले ली और अपने पीछे स्थानीय लोगों को लगाया है, कांग्रेस ने ठीक उल्टा किया है। कांग्रेस ने स्थानीय जो नेतृत्व है उसको सामने किया है और उसको जो सपोर्ट है वो पीछे से दिया जा रहा है। सबसे अच्छा नेतृत्व वही माना जाता है जो लोगों को आगे बढ़ने में मदद करे। जैसे गांधी जी ने कहा था सबसे अच्छा नेता वो होता है जो और नेता तैयार करे। तो इस प्रकार आप देखिए कि इस समय राहुल प्रियंका फोर फ्रंट पे आपको दिख ही रहे हैं, लेकिन आप अगर बहुत ध्यान से आप देखिए तो वो सपोर्ट स्थानीय नेतृत्व को कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को कर रहे हैं, वो अपने मुद्दों को थोप नहीं रहे हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, कांग्रेस खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी या मोदी जो है फला फला कर रहे, कुछ नहीं। वो स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं कि आप ये तो बता रहे हैं कि आपको इतने बार गालियां पड़ी, लेकिन ये तो बताइए कि कर्नाटक के लिए आपने 3-3.5 साल में क्या किया। स्थानीय जो मुद्दे हैं उसको बिल्कुल मरने नहीं दिया कांग्रेस ने, ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन जैसा आपने इसको मैं थोड़ा सा एक आगे ले जा रहा हूं, मैं कल की शाम के बाद की कहानी जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि पटकथा लेखक हमारे धनंजय जी तो चले गए हैं, लेकिन वो रहते तो शायद और कुछ मदद कर सकते थे। आपने कहा कि आज की रात कयामत की रात है, लेकिन मुझे लगता है कि कयामत की रात आज की रात नहीं है। कल शाम से जब ईवीएम जो है, हम बड़े दुख की बात है कि हम में से ईवीएम को कोई याद नहीं कर रहा है, जबकि ईवीएम का भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान है। ईवीएम मशीनें भी बेचारी रो रही होंगी कोने में बैठ के। असली बात यह है कि कल रात से लेकर 13 तारीख को जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो देखना होगा कि उसकी बैटरी कितनी फुल क्यों है। अभी भी इतने देर के बाद भी उसकी बैटरी फुल चार्ज क्यों दिखा रही है। ईवीएम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है राजनीतिक दल संकोच के कारण ईवीएम की बात ना करें, क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहेंगे कि देखिए साहब कांग्रेस हारने जा रही है, इसलिए अभी से ईवीएम की बात कर रही है। लेकिन हम ईवीएम की बात करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक अच्छा पत्रकार वही होता है जो पुलिस अधिकारी की तरह हमेशा संशय करे। हम भी संशय कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ईवीएम जो है कल रात से वोटिंग हो जाने के बाद बहुत इंटेक्ट रहे और सुरक्षित रहे, तभी एक निष्पक्ष चुनाव जो है और निष्पक्ष नतीजे जो है 13 तारीख को दिख सकते हैं। क्योंकि ये दांव जो है ये अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसकी लाइफलाइन जो है वो अभी बची हुई है राजीव जी। तो आप बाकी इन मुद्दों की बात जो करें वो तो हो ही रहा है। हम काफी दिनों से इन चीजों पर हम बात भी कर रहे हैं कि किस तरीके से स्थानीय मुद्दे वर्सेस जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी के द्वारा थोपे गए इश्यूज हैं उनके बीच संघर्ष है। लेकिन कल के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में मुझे आज भी लगता है, हो सकता है मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो इलेक्शंस हुए हैं वो हैक्ड हैं। इसके लिए कांग्रेस को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कल तक तो एक्टिव रही ही रहे, उसके बाद केवल कांग्रेस नहीं सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। नागरिक को भी सतर्क रहने की जरूरत है, पत्रकारों को भी नजर रखने की जरूरत है, स्थानीय अधिकार मशीनरी को भी वहां पर ध्यान देना होगा कि ये जो मशीनें हैं जिसमें लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, क्या ईवीएम मशीन जब नतीजे खोलेगी 13 तारीख को तो क्या वही वोटिंग पैटर्न नजर आएगा जो लोगों ने दिया था। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे को मैं इस हाउस में भी ओपन कर रहा हूं कि इसकी भूमिका क्या रहेगी, इसके ऊपर भी सोचना जरूरी है राजीव जी। इसलिए लेकिन मुझे लगता है
कि कौन जीत रहा है कर्नाटक, काफी कुछ बातें स्पष्ट है, और जो है वो कल के बाद और इसमें होगी, जब आप एग्जिट पोल लेके आएंगे तो उसमें और कुछ बातें जो है साफ होंगी। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, कल शाम 6 बजे से एग्जिट पोल कर्नाटक के चुनाव पे कौन जीत रहा है कर्नाटक, कल शाम एग्जिट पोल में हम कोशिश करेंगे वो जानने समझने की। लेकिन उससे पहले आज चर्चा कर रहे हैं कि सचमुच किस दिशा में जा रहा है ये चुनाव, आखिर कौन जीत रहा है कर्नाटक, सवाल आज भी खोलने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं और इन सब के ज़रिए हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए प्रशांत टंडन जी के पास चलते हैं। प्रशांत जी, बहुत सारे सवाल बीच बीच में मैं आप तक पहुंचाता रहा, अब सीधे जवाब के लिए आपके पास आऊँगा। कई लोग बोलते हैं कि राजीव जी आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, इसलिए थोड़ा सा कम बोलना भी सीखना होगा। प्रशांत जी। नहीं, सुनील जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक पृष्ठभूमि रख दी, और सुनील जी की बात में एक बात आई थी कि मुस्लिम वोट, मैं इसमें थोड़ा सा एक ऐड कर दूं केवल, और वो ये कि देखिए कर्नाटक में 78 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पे 17% से ऊपर मुस्लिम वोट है, और ऐसे 26 से भी ज़्यादा सीटें हैं जहां 20% से ऊपर मुस्लिम वोट है। तो ये 78 कंस्टिट्यूंसीज में मुस्लिम वोट अगर 17% है तो ये समाज के किसी भी दूसरे समूह के साथ मिलके एक विनिंग इक्वेशन बनाता है। अब उसमें एक पेच है। पेच ये है कि 2018 में जब ये चुनाव हुए तब मुस्लिम वोट विभाजित था। जो सुनील जी बात कह रहे हैं स्थानीय निकायों की बात उत्तर प्रदेश की, उसी बात पे मैं आ रहा हूं कि मुस्लिम वोट विभाजित था जेडीएस और रीजनल पार्टीज और कांग्रेस के बीच में। उसमें क्या हुआ कि जो मुस्लिम प्रभावित 78 सीटें हैं मुस्लिम वोट वर्चस्व वाली, उन 78 में से जहां पे बीजेपी 19 में थी, बीजेपी का आंकड़ा चला गया 36 सीटें, क्योंकि मुस्लिम वोट बटा। कांग्रेस को 45 सीटें मिली थी इस 78 में से, और कांग्रेस 2018 में 10 सीटों का नुकसान हुआ और वो 35 पे आ गई। तो ये 10 सीटों का नुकसान कांग्रेस को हुआ और 19 से 36 पहुंच गई बीजेपी। इन 78 सीटों में जो मुस्लिम इक्वेशंस हैं, जहाँ पे मुसलमानों की जनता, मुस्लिम वोटर की आबादी या मुस्लिम वोटरों की संख्या 17-18% से ज़्यादा है। इस बार ये नहीं होने जा रहा है। आज अभी इस प्रोग्राम में आने से पहले भी मैं कर्नाटक से लौटे कुछ अपने मुस्लिम साथियों के साथ, और जो लोग वहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता गए थे उनसे मैं मिलने गया था। उनको 2 चीजें वो बहुत साफ बता रहे हैं मुझे। एक कि मुस्लिम वोट का परसेंटेज बढ़ेगा इस बार, इसके लिए बहुत तैयारी की गई। तो आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि 17% मुस्लिम है, वहाँ 18% मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम मतदाता का वोट कम होता है, महिलाएं भी कम टर्नआउट होता है, वोटर लिस्ट से नाम गड़बड़ होते हैं, वो सारे इश्यूज हैं। इस बार मुस्लिम मतदाता का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश में ही बढ़ा था। और दूसरा कि वोट डिवाइड नहीं होगा जैसे पहले होता रहा है। तो ये एक बहुत स्पष्ट रुझान जो है वो कल हमको एग्जिट पोल में या 13 तारीख को दिखाई देगा। दूसरा एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ इसी पे, देखिए 17% और 15% लिंगायत वोकल वोट है। ये वोट बहुत निर्णायक वोट है। कुछ बात है कि जो लिंगायत समाज के लोगों ने अपील खुले तौर पे जारी की है, जो कि बहुत दशकों से बीजेपी के साथ जुड़ा रहा, वो इस खतरे को देख रहे हैं। और उसको मैं फिर से कह दूं कि देखिए उत्तर भारत का जो सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग है वो बीजेपी कर्नाटक में ले जाना चाहती है।
और उनका भरोसा है कि बजरंग बली या सांप्रदायिक तरीकों से या हनुमान चालीसा पढ़ के हम चुनाव जीत जाएं। उसके बाद ये वही करेंगे जो इन्होंने हरियाणा में जाटों के साथ किया, ये वही करेंगे जिस भी सामाजिक समूह की अपनी राजनीतिक जो है लीडरशिप उभरी है, चाहे वो यादव हो, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो जाट हो, उन सब को आरएसएस ने किनारे किया है। उनके ऊपर सीबीआई लगाई है, उनके ऊपर ईडी लगाई है, उनके खिलाफ तमाम जातियों को गोलबंद किया है और उनकी लीडरशिप को कमजोर किया है। ये बहुत सुचारू रूप से, बहुत प्लान तरीके से बीजेपी करती आई है, जिसके प्रमाण हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमाम जगह देख रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिवसेना की पार्टनरशिप में आपने सरकार बनाई तो वोट ले लिया और मुख्यमंत्री बनाया ब्राह्मण को आपने। तो ये सवर्ण लीडरशिप को एस्टैब्लिश करने का काम जो है वो करते। आप 2017 का चुनाव देखिए उत्तर प्रदेश का, पोस्टर लगे सुनील जी केशव प्रसाद मौर्य के, मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। तो ये सोशल इंजीनियरिंग है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अकेले केवल ये बीएल संतोष के दिमाग की उपज नहीं है कि लिंगायत लीडरशिप को किनारे करो, इनको टिकट ना दो, इनके बच्चों को इनको फ्रस्ट्रेट करो, इतना फ्रस्ट्रेट करो कि वो दूसरी पार्टी में चले जाएं। ये दिल्ली से हो रहा है या नागपुर से हो रहा है और ये उत्तर भारत की राजनीति वहां पे जान रही है। तो ये 78 सीटें जो बीजेपी की हैं, अच्छा लिंगायत वोट जो है राजीव जी वो 100 सीटों पे प्रभाव छोड़ता है। 54 इनके एमएलए जीत कर आए, जिसमें 37 एमएलए जो है वो बीजेपी के हैं। अब तक अगर कर्नाटक में आप देखिएगा तो कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो अधिकांश इसी वो कह ले गया लिंगायत समाज के ही मुख्यमंत्री बनते रहे, कुछ एक अपवादों को छोड़ गए। तो ये बहुत सोची समझी रणनीति है कि कम्युनल सरचार्ज करके, पोलराइज करके इस बार कर्नाटक का चुनाव जीता जाए और जीत के वो जो सामाजिक समुदाय हैं जिनकी अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप निकल के आ गई है उनको किनारे लगाया जाए। ये बड़ा रिस्क बीजेपी ने लिया है, अपने कितना कमिटमेंट है देखिए इनकी विचारधारा को लेकर कि इतना बड़ा रिस्क इन्होंने लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि रिस्क थोड़ा ज्यादा बड़ा ले लिया है राजीव जी। पास हो गए तो पास, नहीं तो फेल। और अगर पास हो गए तो आने वाले जो चुनाव हैं उसमें उसके लिए बहुत बड़ा टॉनिक का काम करेगा। तो ये आप जो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। 54 अभी आप कह रहे थे लिंगायत समाज से 54 एमएलए, उसमें से 37 इस वक्त बीजेपी के खाते में हैं। लेकिन क्या इतने फिर से आने वाले हैं जब वीरशैव लिंगायत समाज और उसके अलावा भी ये सब अब कांग्रेस को समर्थन का आह्वान कर चुके हैं, आग्रह लेटर जारी कर चुके हैं। तो 2-3 वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है और उस वर्ग के साथ साथ क्या कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित कर चुकी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम अपने विश्लेषणों से ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कर्नाटक का चुनाव क्यों इम्पोर्टेंट है और उसमें हिंदुत्व के एक प्रयोगशाला के तौर पर कर्नाटक पहले भी रहा और क्या एक नई प्रयोगशाला, नए तौर के प्रयोगशाला के रूप में हम हिंदुत्व के प्रयोगशाला के रूप में कर्नाटक को देखने वाले हैं। और वही इस चुनाव प्रचार के दौरान चल रहा था। पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, जो कह रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी। जरा हिंदुत्व के प्रयोगशाला के नाम पे थोड़ा विश्लेषण चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपसे बेहतर और कौन बताएगा। और उसमें भी दक्षिण भारत और कर्नाटक और यहाँ जो बात यहाँ रख रहे हैं प्रशांत टंडन जी, वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना मायने क्यों रखता है बीजेपी के लिए, आने वाले समय के लिए, 5 राज्यों के चुनाव के लिए या 2024 के चुनाव के लिए। और ये अगर हार गए तो क्या दरवाज़ा दक्षिण का बंद, क्योंकि यही अकेला राज्य है जहाँ अभी तक बीजेपी को 28 में से 24 सीटें लोकसभा की हैं बीजेपी के पास में, आप सबको पता ही होगा। 24 सीटें कम नहीं होती हैं।
क्या वो दरवाज़ा पूरा बंद हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो फिर दक्षिण तो बिल्कुल साफ। देखिए, जो एंट्री गेट होता है वही एग्जिट गेट होता है, तो ये एंट्री गेट भी था और ये एग्जिट गेट भी हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो, आपने मुहावरा सुना होगा और ये सुना होगा, तू डाल डाल मैं पात पात। अभी तक मोदी जी क्या करते थे, जिस स्टेट में इलेक्शन होता था या जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होता था, उसकी बगल में कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां इलेक्शन नहीं होता था वहां जाके भाषण देते थे। वही काम प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में जाके भाषण देके किया। और तीसरी बात, जस्ट एक इमेजिनेशन कीजिए राजीव जी, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर यादव और मुसलमान सपा का साथ छोड़ दें, अगर सवर्ण बीजेपी का साथ छोड़ दें, और अगर जाटव मायावती का साथ छोड़ दें, तो कल्पना कीजिए क्या होगा। ये कोर वोट बैंक हैं। अखिलेश यादव का जो कोर वोट बैंक है वो यादव वोट है, जो मायावती का कोर वोट बैंक है वो जाटव वोट है, और जो बीजेपी का कोर वोट है वो सवर्ण वोट है। इसी प्रकार से जो कर्नाटका के अंदर कोर वोट था बीजेपी का, जो लिंगायत वोट था, अगर उस लिंगायत वोट में जहां 85% वोट बीजेपी को मिला करते थे, अगर वहां 40-60 का डिवीजन हो रहा है, 40% बीजेपी और 60% कांग्रेस, कल्पना कीजिए क्या होने वाला है। तो देखिए, मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं एक स्टैटिस्टिक्स का प्रोफेसर हूं, एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं। मैं जो बात करूंगा वो तार्किक करूंगा। मुझे ये बात समझ में आती है कि कोई भी वोट बैंक ऐसा नहीं है जो बीजेपी में ऐड हुआ है ब्राह्मणों के वोट के कंसोलिडेशन के अलावा। कांग्रेस की तरफ जो कंसोलिडेशन हुआ है, सीधा रमैया का आखिरी इलेक्शन है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, 75 साल के हो गए, उन्होंने कहा मेरा आखिरी चुनाव है। तो ये चुनौती का प्रश्न है, कुर्बा भी जो जाति है और ओबीसी के लिए भी, मुसलमानों का भी कंसोलिडेशन, ये बजरंगबली का और ये सारे मुद्दे उठा के उन्होंने जनता दल सेकुलर से वोट हटा के कांग्रेस की तरफ धकेल दिया है। और जो वोकिलिंगा वोट है वहां पे जाके बहुत ज्यादा आक्रमण करके फिर उन्होंने उसको डिवाइड करके जेडीएस को कमजोर कर दिया है। तो क्योंकि जो कोर वोट बैंक है, कोर वोट बैंक था लिंगायत, वो इस बार बुरी तरह से डिवाइड हुआ है। और जो आपने गणना की थी 2 दिन पहले, मैंने भी गणना की थी, मैं ये स्पष्ट मेरी अपेक्षा है मेरे तार्किक रूप में कि 12% का वोट गैप का होगा। पिछली बार जो वोट बैंक 2% का गैप था, इस बार 12% का गैप होगा, क्योंकि लिंगायत वोट में डिवीजन होगा और बैकवर्ड वोट में कंसोलिडेशन होगा, आदिवासी वोट में कंसोलिडेशन होगा, दलित वोट में कंसोलिडेशन होगा और वोकलिंगा वोट में डिवीजन होगा। इसलिए 12% मिनिमम डिफरेंस वोट में होना है। और ये जो मेरा तर्क कहता है, अब मेरा तर्क गलत हो, कर्नाटका के लोगों के बारे में जो मेरा अंदाजा हो, जो मैं उनकी क्षमता के बारे में सोचता हूं, अगर वो भी मेरे जैसे उत्तर प्रदेश जैसे निकले तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जी, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं कर्नाटक के, और वो जानते हैं अपने वोटों, अपने मतदान का। जी बिल्कुल। तो अपने मत का प्रयोग बहुत सोच समझ के करते हैं वो लोग, और यही कारण था कि पिछली बार, और अपने पुराने ट्रैक देखिए अभी तक के, पिछले 40 साल के रिकॉर्ड देखिए, तो साफ समझ में आता है कि बहुत ही समझदारी के साथ वोटर्स वोट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनील शुक्ला जी, क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आना चाहता हूँ। और बहुत सारी, सुनील शुक्ला जी, बहुत सारी बातें यहाँ हो रही हैं, तार्किक रूप से सारी बातें पटरी पर हैं, यानी कि बिल्कुल सही दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और यहाँ कांग्रेस को एज दिखाई दे रहा है। सीटें कितनी आ रही हैं दैट इज सेकेंडरी, बट प्राइमरी चीज़ जो है वो ये है कि हाँ, यहाँ कांग्रेस को एज है। लेकिन इन सब के बीच जो एक सवाल यहाँ पैदा होता है, जिसके बारे में डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कह रहे थे, ईवीएम। और ईवीएम की बात इसलिए भी ज़रूरी है, ज़रा आपसे करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरणों में होता है, और ईवीएम की बात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 7वें चरण में करते हैं, पहले चरण में नहीं करते हैं। एक यहां शंका पैदा होता है, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं। 7वें चरण में जब आखिरी दिन जो चुनाव का समापन है पूरे चुनाव प्रक्रिया का, तब उस दिन शाम को अखिलेश यादव जी कहते हैं और उनके लोग कहते हैं, और बनारस में ऐसी बात, वहाँ बनारस से आती है बात कि ईवीएम जो है उसमें धांधली घोटाला इधर से उधर जो भी है,
अब हम कर्नाटक आते हैं, ये थोड़ा सा एक छोटा उदाहरण, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ। अब आते हैं यहाँ कर्नाटक में, और कर्नाटक से पहले कुछ तस्वीर मैं छत्तीसगढ़ की देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ 2018 में, और वहाँ ईवीएम जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पे कांग्रेस के लोगों ने पहरेदारी शुरू की। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी पहरेदारी शुरू की, और ग्वालियर और चंबल संभाग कई जगहों पे पहरेदारी हुई थी। क्या हम लोग कल शाम से कर्नाटक में भी ये पहरेदारी कांग्रेस की तरफ से देखने वाले हैं? और अगर ये ऐसा नहीं है और इतनी निश्चिंतता है, तो जो शक है, आशंका है, जो हमारे साथी भी लगातार ईवीएम को लेकर के लिखते हैं, बात करते हैं, कहीं वो भी तो उस दिशा में जाते हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ा पहलू है ईवीएम, और इस पर चर्चा तो हम और आप जैसे लोगों को करना ही चाहिए। थोड़ा सा आपका विश्लेषण चाहता हूं इस पे। नहीं, चुनाव के बाद मत पेटिकाओं या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की रखवाली करने की जिम्मेदारी तो राजनीतिक दलों के ऊपर होती ही है, और वो करना भी चाहिए, उनसे अपेक्षा भी होती है और उनको करना भी चाहिए। आप केवल इंतजामिया के भरोसे नहीं रह सकते। मैं व्यक्तिगत रूप से ईवीएम में छेड़छाड़ की बात से सहमत नहीं होता। मैं ये मान सकता हूं कि कई बार ईवीएम की जो मशीनें काउंटिंग सेंटर पर वोट उनमें गिनती नहीं हो पाती है, टेक्निकल स्लैग पैदा हो जाता है, और उसका कोई तरीका नहीं है कि वोट गिनती में आ जाए। लेकिन निर्वाचन के पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो जाए, वह उस समय बिल्कुल संभव नहीं होता जब विपक्षी दल उतने ही मजबूत है, जब विपक्षी दल की मौजूदगी उतनी ही ताकतवर है। कर्नाटक जैसे राज्य में मतलब मुझे स्वीकार करने में दिक्कत होगी कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस का कार्यकर्ता उतनी ही मुस्तैदी के साथ खड़ा है, वहां कोई इस तरह का साहस कर पाएगा। फिर भी माने चर्चाएं होती हैं, वो पूरी चर्चाओं को खारिज करने की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, तो चर्चाएं है ही है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे स्वीकार करने में दिक्कत होती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ कोई चुनाव के पहले छेड़छाड़ हो जाए। कहीं मैंने देखा नहीं है, और मैं इसको पुष्ट कर नहीं पाता। मैंने बहुत नजदीक से जानने की कोशिश की उसको। बावजूद इसके चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ियां होती हैं, लोग वोट नहीं देने के लिए निकल नहीं पाते, वोट धीमी गति से चलता है, लोगों वोटिंग मशीन में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, वोटर लिस्ट गड़बड़ी हो जाती है, सब चीजें होती हैं। लेकिन बहुधा यह तभी होती है जब विपक्षी दल कमजोर हो और सत्तारूढ़ दल बड़ी ताकतवर स्थिति में हो। कर्नाटक में कम से कम यही स्थिति नहीं है। दूसरी चीज कि जहां तक कर्नाटक के राजनीतिक परिवेश की स्थिति है, प्रशांत जी ने बिल्कुल सही की कि जो अल्पसंख्यक मतदाता है वो एकजुट है, एक जगह वोट करेगा, बड़ी संख्या में वोट करेगा, वोट करने के लिए लोगों को न केवल निकलेगा बल्कि अपने साथ लोगों को निकालेगा भी। इसके अलावा जो उनके साथ जो प्रशांत जी ने बात कही कि अपने साथ वह अन्य समूहों को अगर जोड़ ले तो 76-78 सीटें ऐसी है जहां पर उसका एकदम वर्चस्व बोलबाला है। वह स्थिति होती है कि कुर्बा समुदाय जबरदस्त तरीके से बीजेपी के खिलाफ मतदान कर रहा है और बड़े पैमाने पर मतदान कर रहा है। अब तक जो सर्वेक्षण आया है उसमें SC, ST और OBC ये 3 समूहों के लोग बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते हुए पाए जा रहे हैं। इसलिए जो पूरे हालात हैं उसमें विभिन्न समूहों के लोग जो परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ रहे हैं, बीच में उनको छोड़ा है और बीजेपी के साथ भी मतदान किए हैं, लेकिन वो लौट करके बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस के साथ जा रहा है। लिंगायत समूह में पहली बार, लिंगायत समूह में का यह इतिहास है, लिंगायत समूह के नेताओं के साथ जब जिस किसी भी राजनीतिक दल ने अपमानजनक व्यवहार किया है, लिंगायत समुदाय ने रिएक्ट किया उसके ऊपर। लिंगायत समूह की का जो मन स्थिति है उसको वहां के जो मठ हैं वो पूरी तरह से प्रतिबिंबित करते हैं। लिंगायत मठों ने ये कहा है कि जगदीश शेट्टार के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है और BS येदियुरप्पा के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार नहीं हो रहा है, उनको पार्टी ने किनारे कर दिया। इसका असर पड़ेगा। और लिंगायत के लोगों ने जब आप 2013 का इलेक्शन देख लीजिए ना, 2013 के इलेक्शन में अकेले BS येदियुरप्पा ने पार्टी छोड़ दी बीजेपी और अपनी नई पार्टी बना ली। कहां चली गई बीजेपी? आपके सामने है वो जी। तो वो स्थिति। और इस बार मैंने येदियुरप्पा साहब के सम्मान में भले ही लोग रह जाए, मैंने कुछ लोग उनके साथ रहेंगे, लेकिन लिंगायत समुदाय में वोटों का विभाजन होगा। और वह विभाजन चूंकि उनके मठ और उनके संगठन
कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने अपील की है, इसका असर दिखाई पड़ेगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि वहां के मठों का बहुत व्यापक असर है, लोग उसका अनुसरण करते हैं और वो मठों में रहने वाले जो धार्मिक गुरु हैं उनके प्रति लोगों के मन में बहुत सम्मान है। वह धार्मिक गुरुओं का सम्मान केवल धार्मिक मामलों में नहीं, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी उनकी परवाह करते हैं और उनके कहे के अनुसार वो काम करते हैं। केवल और केवल एक वोकालिगा समुदाय जो है, अभी तक मैं डीके शिव कुमार के तमाम प्रयासों के बावजूद वोकालिगा समुदाय जेडीएस के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और उसके साथ और भी जो छोटे समुदाय हैं वो उनके साथ हैं, लेकिन वह जेडीएस का परंपरागत वोट है। तमाम तरह के विभाजन, तमाम तरह के मत मतांतर के बावजूद जेडीएस के साथ उनका परंपरागत वोट है और बना हुआ है। यानी कि कर्नाटक के जो विभिन्न वर्ग हैं, उन वर्गों में से बड़े पैमाने पर लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी से अलग कांग्रेस के साथ हैं। दूसरी चीज कि आप कहते हैं कि कर्नाटक हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही है। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे कहूंगा कि कर्नाटक का एक हिस्सा हिंदुत्व का प्रयोगशाला रहा है, वो है कोस्टल कर्नाटक। आप इतिहास देख लीजिए कि कोस्टल कर्नाटक में जनसंघ के जमाने में लोगों ने नगर निगम का चुनाव जीत लिया था, नगर पालिका का चुनाव जीता था उडुपी में, और वहां पे उनकी व्यवस्था बनी रही। स्थानीय नगर निकाय पे जनसंघ का कब्जा रहा। तो केवल वो जो कोस्टल एरिया है जिसमें उडुपी, उत्तर कन्नड़ा और दक्षिण कन्नड़ा, ये 3 जिले हैं जहां पर यह हिंदुत्व का उनका जो गतिविधियां वो चली, और वह भी इसलिए चली है कि वहां संख्यक मतदाताओं, अल्पसंख्यकों में केवल मुसलमान नहीं, अल्पसंख्यकों में क्रिश्चियंस और जैन और मुसलमान तीनों, इनका मतलब उनकी उपस्थिति विजुअल है, वो दिखाई पड़ती है कि लोग हैं। वो व्यापार में उनका हस्तक्षेप है, उनका शिक्षण संस्थाओं में उनका हस्तक्षेप है, उनका खेती किसानी में उनका हस्तक्षेप है, वो दिखाई पड़ते हैं कि वह वहां पे है और मजबूत स्थिति में। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन जनसंघ, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने हिंदुत्व की राजनीति उस इलाके में कर ली। लेकिन बाकी इलाके में जो अन्य हिस्से हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का कर्नाटक हो, चाहे हैदराबाद कर्नाटक एरिया हो, चाहे सेंट्रल कर्नाटक हो, चाहे ओल्ड मैसूर का इलाका हो, चाहे बेंगलुरु अर्बन हो, चाहे बेंगलुरु रूरल हो, किसी इलाके में स्थिति नहीं बन पाई। केवल वो इलाका, लेकिन उस इलाके में भी अब इस चुनाव में आपको वहां पे हलचल दिखाई पड़ी है। इसलिए कि जो हिंदुत्व के भगवा झंडा बरदार लोग थे, खासतौर से प्रबोध मुतालिक जैसे लोग, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। इस हालत यह बनने लगी है कि ये संभव है कि जहां लोग चर्चा करने लगे, होगा क्या तो अब 13 तारीख को पता चलेगा, लोग चर्चा करने लगे कि जिस उडुपी में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी के सभी सीटें जीत ली थी, इस चुनाव में उसकी संभावनाएं कम दिख रही। गोया कि जो मुद्दे हैं वह मुद्दे इस चुनाव में प्रभावशाली हैं। गोया कि जो विभिन्न बहुवर्गीय जो ये समाज है, उसमें बड़ा तबका इस सरकार से असंतुष्ट है, क्योंकि वो वर्गों के अलावा वो किसान है, वह युवा है, वह उद्योगपति है, वो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो महिलाएं हैं, उनमें इस सरकार को लेकर के एक असंतोष है। इसकी वजह से विभिन्न वर्गों के लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोटर रहा है और तमाम सर्वे में भी बताया जा रहा है वो लोग कांग्रेस के साथ है। अगर सर्वे पर भी आप यकीन करें तो विभिन्न सर्वे में बताया गया है कि 60% से अधिक लोग बोम्मई सरकार को दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। एक उल्लेखनीय तथ्य है। और सर्वाधिक पॉपुलर नेता मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया है। अगर ये आंकड़े हैं और ये लोगों के सामने हैं तो ये बताते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार को दोबारा लौटने में की कोई संभावना दिखती नहीं है और कांग्रेस लोगों की एक स्वाभाविक चॉइस, स्वाभाविक पसंद जो है वो बनती हुई दिख रही है। जी 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 बिल्कुल, कांग्रेस स्वाभाविक पसंद बनती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक के चुनाव का विश्लेषण हम कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कौन जीत रहा है कर्नाटक। इस विश्लेषण को अगर पूरा आप सुनेंगे, देखेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि आखिर कौन जीत रहा है। अब जीत का अंतर कितना हो ये तो वक्त बताएगा और खासकर 13 मई को पता चल जाएगा, लेकिन कल मतों का प्रतिशत कितना होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर निकल के आएंगे तो और मतों का प्रयोग करेंगे तो वो पार्टियों के लिए भी और इस लोकतंत्र के लिए भी, संविधान के लिए भी, हमारे
देश के संविधान की रक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपको और सुनील शुक्ला जी आपको, साथ में जुड़े थे प्रशांत टंडन जी और हमारे दोनों साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और